नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास हजार हाथ, पार्ट 8। भौंक मत कुत्तिया, मायाराम दांत पीसता बोला। मैं तेरे बारे में इसलिए खामोश था क्योंकि तेरे जिक्र से मेरी ब्लैकमेल वाली हरकत की पोल खुल सकती थी। अब जब वो पोल खुल ही चुकी है तो मेरा खामोश रहना जरूरी नहीं, मेरा भी खामोश रहना जरूरी नहीं। तू भौंक ले और मालूम होने दे दुनिया को कि मैं कौन सा मायाराम बावा हूँ। अब जब मैं फंसाई हुआ हूँ तो मेरे कितने भी गुनाह उजागर हो जाएं, क्या फर्क पड़ता है। फांसी 1 खून की भी सजा है और 3 खून की भी। गुड, काफी सयानी बातें सोचने लगा है जिंदगी के आखिरी दिनों में। लेकिन तू भी अब उसी अंजाम को पहुंचेगा जिसको कि तू मुझे पहुंचाना चाहता है। अभी मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को बताता हूँ कि तू सोहल है। तू ऐसा करेगा? मैं जरूर करूंगा। तू कहेगा मैं सोहल हूँ और लोग तेरी बात मान जाएंगे। मैं तेरी मुकम्मल केस हिस्ट्री जानता हूँ। मैं तेरी गुजरी जिंदगी के पखे उधेड़ कर रख दूंगा। फिर कैसे नहीं मानेंगे लोग मेरी बात। तेरे से ज्यादा गुणी ज्ञानी लोग तेरे से पहले ये कोशिश करके देख चुके हैं और फेल हो चुके हैं। मुझे सब मालूम है सरदार, समझ ले कि अब तेरी कहानी खत्म है। ठीक है, खत्म है तो खत्म है। मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। विमल दरवाजे की तरफ बढ़ा। मायाराम तत्काल उठा और गला फाड़ कर चिल्लाया, हवलदार, इंस्पेक्टर साहब, एसएचओ साहब। दरवाजा खुला और बौखलाए से हवलदार ने भीतर कदम रखा। क्या है? वो डपट कर बोला। क्यों चिल्ला रहे हो? इस आदमी को रोको, मायाराम पूर्वता चिल्लाया। क्यों? ये सोहल है। कौन सोहल? मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल है ये, जिसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम है। हवलदार भौचक्का सा कभी मायाराम को तो कभी विमल का मुंह देखने लगा। हवालात में बंद रहने की वजह से विमल मुस्कुराता हुआ बोला, दिमाग हिल गया मालूम होता है बेचारे का। हवलदार ने सहमति में सिर हिलाया। अरे इसकी बातों में ना आओ, मायाराम बोला। इसे गिरफ्तार करो, हथकड़ियां पहनाओ। इसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम है जो कि तुम्हें मिलेगा। साहब, हवलदार अदब से बोला। बोलो भाई, आप बराए मेहरबानी 1 मिनट रुकिए। जरूर, लेकिन क्यों? क्योंकि ये आदमी कहता है कि मैं कोई इश्तिहारी मुजरिम हूँ। सवाल न कीजिए, बहस न कीजिए, सिर्फ 1 मिनट रुकिए। ठीक है। हवलदार ने एक सिपाही को करीब बुलाया और उसके कान में फुसफुसला कर कुछ कहा। तत्काल वहां सब इंस्पेक्टर जनकराज पहुंचा। हवलदार ने जल्दी जल्दी उसे बताया कि क्या माजरा था। जनकराज ने उलझनपूर्ण भाव से विमल की तरफ देखा और फिर बोला, मेरे साथ आइए। कहाँ? विमल बोला। एसएचओ साहब के कमरे में। वहीं तो मैं जा रहा था। मैं जिनके साथ आया हूँ वो एसएचओ साहब के पास ही तो बैठे हुए हैं। किनके साथ आए हैं आप? मिस्टर योगेश पांडे के साथ। वो कौन हुए? सीबीआई में उच्च अधिकारी हैं। उसके एंटी टेररिस्ट स्क्वाड नाम के विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं। उस ऊंचे ओहदे का जनकराज पर तत्काल रौब गालिब हुआ। ये डिप्टी डायरेक्टर पांडे साहब एसएचओ साहब के पास बैठे हुए हैं। हाँ, मैं अभी आया। जनकराज दौड़ा दौड़ा वहां से गया और थोड़ी देर बाद वैसे ही दौड़ा दौड़ा वापस लौटा। उस दौरान विमल बड़े इत्मीनान से खड़ा पाइप की कश लगाता रहा। वेल, जनकराज को लौटा पाकर वो बोला, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? जनकराज बोला, मैं उस शख्स से मिलने आया था जो चिल्ला चिल्ला कर मुझे कोई सोहल नाम का इश्तिहारी मुजरिम बता रहा है। क्यों मिलने आए थे? मैं उसे अपना कोई वाकिफकार समझा था। अखबार में तस्वीर देखी थी तो सूरज पहचाने लगी थी। साथ ही हैरानी हुई थी कि वो कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार था, लेकिन रूबरू देखा तो वो कोई अजनबी निकला। मैं उसे नहीं पहचानता था। दाढ़ी से धोखा खा गया। मैंने उस शख्स से अखलाकी तौर पर हमदर्दी दिखाई तो वो उसका नाजायज फायदा उठाने पर उतर आया। बोला दिल्ली में उसका कोई नहीं था, इसलिए मैं उसकी जमानत भर दूं। मैं भला ऐसे कैसे कर सकता था? मैंने इनकार किया तो भड़क गया। फिर चिल्ला चिल्ला कर पता नहीं क्या वाही तवाही पकने लगा। आपका शुभ नाम? कौल, अरविंद कौल। अपना परिचय मैं एसएचओ साहब को दे चुका हूँ। आप जरा जाकर एसएचओ साहब के कमरे में बैठिए और मेरे लौटने तक वहीं रहिएगा, प्लीज। विमल ने सहमति में सिर हिलाया।
रामधन, जनकराज सिपाही से बोला, इन्हें साहब के पास लेके जा। सिपाही ने सहमति में सिर हिलाया। पाइप के कश लगाता विमल उसके साथ हो लिया। जनकराज उस कमरे में घुसा जहां गुस्से में थर थर कांपता मायाराम खड़ा था। अभी क्या हंगामा मचा रहे थे? जनकराज डपट कर बोला, वो सोहल है। पागल हो क्या? थाने में सोहल की फोटो लगी है। मैं क्या उसकी सूरत नहीं पहचानता? नहीं पहचानते। वो प्लास्टिक सर्जरी से अपनी सूरत तब्दील कर चुका है। ऐसा कहीं होता है? होता है, हुआ है। वो मुंबई की खबर है जो 800 मील दूर दिल्ली तक नहीं पहुंची मालूम होती। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल प्लास्टिक सर्जरी से अपनी सूरत तब्दील करा चुका है। तुम कैसे जानते हो? तुम्हारा मुंबई के अंडरवर्ल्ड से क्या मतलब? मैं सब जानता हूँ। मैं उसके पीछे लगा, उसकी पिछली जिंदगी को ट्रेस करता मुंबई पहुंचा था। 10 महीने की अनथक मेहनत से मैंने इस सोहल नाम के सुपर गैंगस्टर की सारी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा जाना था। क्यों? क्योंकि क्योंकि थी कोई वजह। मुझे बताओ। बताऊंगा। पहले मुझे इतने बड़े गैंगस्टर को पकड़वाने की एवज में इसके खिलाफ वादा माह गवाह बनाओ। मुझे 3 लाख के उस इनाम का हकदार मानो जो कि उसकी गिरफ्तारी पर है। इनाम की बात दीगर है, लेकिन वादा माह गवाह तुम्हें कैसे बनाया जा सकता है? तुम्हारे पर कत्ल का इल्जाम है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। वो कत्ल भी इसी शख्स ने किया है और इसने मेरे सामने अपने मुंह से बात कबूल की थी। क्यों किया कत्ल? क्योंकि जिस औरत को मैं ब्लैकमेल कर रहा था उसे ये अपनी बीवी बताता है। बताता है? असल में वो मेरी ब्याहता बीवी है जिसे वो भगा कर ले गया था। वो कहता है कि उसने भी नीलम से विधिवत शादी की है। अगर ऐसा है तो वो शादी नाजायज है। एक पति के होते कोई औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। उस औरत के तो एक बच्चा भी है, लिहाजा उसने इस शख्स से कोई कल ही तो शादी की नहीं होगी। सोहल से उसकी पुरानी जुगलबंदी है। सोहल ने जब मुंबई में राज बहादुर बखिया के खिलाफ जंग छेड़ी थी तो वो सोहल के कंधे से कंधा भिड़ाकर उस जंग में शामिल हुई थी। वो औरत जिसका नाम नीलम है? हाँ, वो कोई मामूली औरत नहीं। वो ऐसी औरत है जिसे विदेशों में गैंगस्टर मॉल कहते हैं। ऐसी औरत को तुम ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो सच में किसी गैंगस्टर की संगनी होती तो तुम्हारे 36 टुकड़े करके दरिया में बहा देती। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि उसके मन में चोर था। क्योंकि उसने सच में मेरे से शादी की थी। क्योंकि वो अपने पति का अहित नहीं चाह सकती थी। क्या कहने? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम साबित कर सकते हो कि तुमने उससे शादी की थी? कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता। क्यों? अब क्या हो गया? सबूत सोहल ने नष्ट कर दिए हैं। उसने धोखे से मेरे से वो दस्तावेज निकलवा लिए जो साबित करते थे कि मैं नीलम का पति था। उसने अभी आपके यहाँ आने से पहले वो दस्तावेज जला दिए हैं। ये देखिए, टेबल पर उनकी राख। ये तो जले हुए तंबाकू की राख है। कागजात की राख भी है। कागजात तुम्हारे पास थे? हाँ। कैसे थे? हवालात में बंद किए जाने से पहले तुम्हारी तो जामा तलाशी हुई थी। वो कागजात मेरी एक बैसाखी के खोखले हिस्से में थे। मैं दिखाता हूँ कहाँ थे। उसने फिर एक बैसाखी पर से उसका ऊपर का हैंडल अलग किया। ये देखिए वो खोखली जगह जहाँ की मैंने वो कागजात छुपाए हुए थे। तुम ये कहना चाहते हो कि वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि तुम उसकी बीवी को ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ। और कत्ल की नौबत भी इसी वजह से आई? हाँ। उसने कत्ल ही करना था तो तुम्हें मारने का आसान काम क्यों ना किया? उसने तुम्हारे जोड़ीदार को मारकर उसके कत्ल का इल्जाम तुम्हारे सिर थोपकर तुम्हें रास्ते से हटाने का पेचीदा तरीका क्यों अख्तियार किया? क्योंकि वो बहुत चालाक है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मरता तो नीलम मेरी विधवा कहलाती, फिर वो उसके कब्जे में ना आती। क्यों? मायाराम ने वजह बताई। पागल हुए हो? ऐसा कहीं होता है? आज के जमाने में एक बालिग औरत की मर्जी के खिलाफ कोई उसे कहीं ले जा सकता है? वो भी ऐसी औरत को जिसे तुम गैंगस्टर मॉल बताते हो। कोई ऐसी कोशिश करेगा तो अपहरण का अपराधी होगा। मेरे गांव में यही रिवाज है, विधवा के साथ पेश आने का। किसे उल्लू बना रहे हो? आप न मानिए। नहीं ही तो मान रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन मानिए,
वो सोहल है। मेरे से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता। तुम कैसे जानते हो? बताऊंगा। मुझे ये अभेदान मिलेगा तो बताऊंगा कि जो कुछ आप मेरी जुबानी सुनेंगे उसे आप मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा कैसे होगा? क्या मुश्किल है? क्या पुलिस ने आज से पहले कभी कोई वादा माँ गवाह नहीं बनाया? वो तो ठीक है, लेकिन आप इतना बड़ा मगरमच्छ पकड़ेंगे, सारे हिंदुस्तान में दिल्ली पुलिस की जय जयकार होगी। वैसी ही जय जयकार होगी जैसी कि मुंबई पुलिस की तब हुई थी, जबकि उनके आप सरीखे ही एक सब इंस्पेक्टर ने चार्ल्स शोभराज को पकड़ा था। बल्कि उससे कहीं ज्यादा जय जयकार होगी, क्योंकि सोहल के सामने तो चार्ल्स शोभराज कुछ भी नहीं। सोहल से बड़ा मगरमच्छ तो क्राइम की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं, जिसे कि आप फांसेंगे। तुम्हारा मतलब है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस की तरफ से आप जनाब, इतने बड़े यश का भागी बनने के लिए आप एक छोटी मछली को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो सब अरेंज किया जा सकता है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी बात पर यकीन तो आए। वो सोहल है। जानते हो वो कितने बड़े आदमी के साथ यहाँ आया हुआ है? जिसके साथ वो आया है उसके सामने मेरी और मेरे एसएचओ की तो कोई बिसात ही नहीं। हमारा एसीपी भी उसके सामने कुछ नहीं। वो शख्स योगेश पांडे सीबीआई के एक महकमे का डिप्टी डायरेक्टर है। उसका रुतबा दिल्ली पुलिस के डीसीपी के बराबर है। उसका ससुर एसपी दुबे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चीफ है। तुम ये कहना चाहते हो कि इतने बड़े रुतबे वाला सरकारी आदमी एक इश्तिहारी मुजरिम का दोस्त है, वो भी सोहर जैसे इश्तिहारी मुजरिम का? तुम्हारी बातों में आकर हमने उस पर हाथ डाला तो ऐसी बेभाव की पड़ेगी कि सालों याद रहेगी। क्या एसएचओ, क्या मैं, क्या मेरे जैसे बाकी सब इंस्पेक्टर सब लाइन हाजिर होंगे, वर्दियां भी उतर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि आप कुछ नहीं करेंगे? हिम्मत का काम है, कर सकते हैं, बशर्ते कि तुम सब कुछ बिना कोई शर्त लगाए साफ साफ बताओ। ठीक है, बताता हूँ। मरता क्या न करता जान के बताता हूँ। अपना मुंह फाड़ने के बाद मैं शायद न बचूं, लेकिन ये जानकर भी मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी कि सोहल भी न बचा। मैं सुन रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं वो मायाराम बावा हूँ जिसे इश्तिहारी मुजरिम करार देकर पंजाब पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया हुआ है। मैंने अपने जिन साथियों के साथ अमृतसर में वहां के भारत बैंक का वॉल्ट खोला था और 65 लाख रुपए लूटे थे, उनमें से एक साथी सोहल भी था, जिसने कि तब अपना नाम रमेश कुमार रखा हुआ था और खुद को छुपाने के लिए वहां के एक लाला के ड्राइवर की नौकरी की हुई थी। मेरी कबूल कर लेने के बाद आपको ये पता लगे बिना नहीं रहेगा कि डकैती के दौरान हमारा एक साथी गुरांदिता बैंक की इमारत के टॉप फ्लोर तक की ऊंचाई से नीचे गिरकर मर गया था और करमचंद और लाभ सिंह नाम के अपने ही दो साथियों को मैंने एक वैन की चपेट में लेकर मार डाला था। मैं सोहल को भी मारना चाहता था, लेकिन वो कमीना किसी तरीके से बच निकला था। क्यों मारा था तुमने अपने साथियों को? क्योंकि मैं डकैती की रकम में किसी से हिस्सा नहीं बांटना चाहता था, क्योंकि सारी रकम मैं खुद हड़प जाना चाहता था। हड़प पाए? नहीं। क्यों? सोहल मेरे पीछे लग गया। पंजाब का एक माना हुआ बदमाश हरनाम सिंह गरेवाल मेरे पीछे लग गया। हालात ऐसे पैदा हो गए कि 65 लाख रुपए की रकम किसी के भी हाथ न लगी। मैं अपनी लाख कोशिशों के बावजूद आज तक न जान पाया कि वो रकम कहाँ गर्क हो गई। फिर गिरफ्तार हो गया और मैं चंडीगढ़ में इसी औरत नीलम की दगाबाजी की वजह से सोहल के चंगुल में जा फंसा, जिसने मेरी हड्डियां तोड़कर मुझे सरे राह डाल दिया ताकि मैं गिरफ्तार हो जाता। लेकिन मेरी तकदीर अच्छी थी कि पुलिस से पहले मेरे पर हरिदत्त पंत की निगाह पड़ी, जिसने मुझे संभाला। उस सोहल के बच्चे ने मुझे पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज बना दिया और मेरी बीवी को भी ले उड़ा। 1 साल में कहीं जाकर मैं इस काबिल हुआ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता और बैसाखियों के सहारे चल फिर सकता। तब मैं सोहल के पीछे पड़ा। किस लिए? उससे बदला लेने के लिए, उसकी उससे ज्यादा बुरी हालत बनाने के लिए जैसी कि उसने मेरी बनाई थी। आगे 10 महीने की अनथक मेहनत से मैं सोहल के कारनामों का मन का चुनकर उन्हें एक धागे में पिरो पाया। इतना तो उससे अमृतसर में हुई मुलाकात से पहले से मुझे मालूम था कि पहले वो इलाहाबाद में एरिक जॉनसन नाम की
एक फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी करता था, जहां की गबन के इल्जाम में उसे 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो जेल तोड़ के भाग गया था। फिर दाढ़ी मूछ और केश कटाकर मुंबई पहुंच गया था, जहां की उसने विमल कुमार खन्ना बनकर सर गोकुल दास के यहाँ नौकरी की थी और जहां उसने लेडी शांता गोकुल दास का कत्ल किया था और उसका कीमती मोतियों का हार लेकर फरार हो गया था। मुंबई से भागकर वो मद्रास पहुंचा, जहां गिरीश माथुर बनकर और कुछ लोकल बदमाशों के साथ मिलकर अन्ना स्टेडियम से 55 लाख रुपए की रकम लूटी। मद्रास से दिल्ली पहुंचा, जहां की बनवारी लाल बनकर तांगा चलाने लगा और एक बैंक वैन रॉबरी में शामिल हुआ। अपने साथियों की दगाबाजी से गिरफ्तार हुआ, लेकिन फिर पता नहीं कैसे तिहाड़ जेल से निकल भागने में कामयाब हो गया। अमृतसर पहुंचा तो इत्तेफाक से मेरी से टकरा गया और मैंने उसे पहचान लिया कि वो तो सोहल था। वहां जैसा कि मैंने बताया, भारत बैंक की 65 लाख की डकैती में मेरा साथी बना। मुझे अधमरा करके अपनी तरफ से मुझे पुलिस के रहमो करम पर छोड़कर वह खुद भाग के गोवा पहुंच गया, जहां कैलाश मल्होत्रा बन के लोकल गैंगस्टर में घी में खिचड़ी की तरह जा मिला और मुंबई के मशहूर स्मगलर विशंबर दास नारंग, उसके सहायक रणजीत चौगले और वहां के सोनवलकर नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल किया। पुलिस इंस्पेक्टर का भी? जनकराज हैरानी से बोला। जी हाँ। फिर गोवा से भागकर जयपुर पहुंचा, जहां की बसंत कुमार मोटर मैकेनिक बनकर बीकानेर बैंक की वैन लूटी। जयपुर से आगरा पहुंचा, जहां रत्नाकर स्टील मिल के पेरोल वाली बख्तरबंद गाड़ी लूटी। आगरे से भागा तो राजनगर पहुंच गया, जहां नितिन मेहता बनकर सिडनी फोस्टर नाम के अमेरिकी डिप्लोमेट का फिरौती की रकम की खातिर अपहरण किया। उसके बाद मुंबई पहुंचा और एक लंबे अरसे तक वहीं डेरा जमाए रहा। मुंबई में तब राज बहादुर बखिया नाम के अंडरवर्ल्ड के सुपर बॉस का बोलबाला था, जिसकी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के नाम से जानी जाती थी, और मुंबई का होटल सी व्यू जिसका हेडक्वार्टर था, वहां पता नहीं किस बात पर उसकी बखिया से ठन गई। नतीजतन उसने बखिया के जॉन रॉड्रिग्वेज, ज्ञान प्रकाश डोगरा, शिवाजी राव, पालकी वाला, कांति देसाई, मोटलानी, दंडवते, मोहम्मद सुलेमान, शांतिलाल और जोजो जैसे बड़े ओहदेदार मार गिराए और रतनलाल जोशी, अमीर जादा, आफ्ताब खान और मैक्सवेल परेरा नाम के 3 और बड़े ओहदेदारों की मौत की वजह बना। इसके अलावा और भी बखिया के कई आदमी मार गिराए और कई ठिकानों पर हमला किया। उसने बखिया की कायनात तो उजाड़ी ही, आखिर में बखिया का भी काम तमाम कर दिया, एक अकेले आदमी ने। तब तक कुछ लोकल स्मगलर और गैंगस्टर उसका रौब खाकर उसकी हिमायती बन गए थे, लेकिन मोटे तौर पर उसने जो कुछ किया था अकेले ही किया था। इसलिए वो आज भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में वन मैन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मशहूर है। वन मैन ऑर्गेनाइजेशन। फिर मुंबई में ही आलमगीर म्यूजियम से बेशकीमती फ्रांसीसी पेंटिंग चुराई। जौहरी बाजार में प्रीमियर वॉल्ट सर्विस का अवैध वॉल्ट खोल तो लिया, लेकिन किसी वजह से लूट न सका। उसकी जगह वही बनी सुनारों की मार्केट लूट ली। तब तक कंपनी की गद्दी पर बखिया का एक लेफ्टिनेंट इकबाल सिंह काबिज हो चुका था। उसने इकबाल सिंह के खिलाफ कंपनी के दुश्मन इब्राहिम कालिया से जुगलबंदी की और स्वैन नेक पॉइंट नाम के आइलैंड पर स्थित कंपनी के बराबर के पार्टनर बादशाह अब्दुल मजीद दलवई का कैसीनो लूटा। उस दौरान उसे जो बड़ा करतब किया था वो ये था कि उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, जिससे कि उसकी सूरत ही नहीं, आवाज भी बदल गई थी। आवाज भी? हाँ, मैं नहीं मानता। मैं तो ये ही नहीं मानता कि सर्जरी से सूरत बदली जा सकती है, लेकिन आवाज नामुमकिन। मत मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत थोड़ी ही बदल जाएगी। खैर, आगे। उसके बाद कुछ अरसे के लिए वो मुंबई से गायब हो गया। वो गायब होकर कहाँ चला गया ये मैं न जान पाया, लेकिन फिर बाद में जैसे एकाएक वो गायब हुआ था, वैसे ही एकाएक वापस मुंबई पहुंच गया था। उसी दौरान कंपनी का सुपर बॉस और बखिया का उत्तराधिकारी इकबाल सिंह भी अपनी खूबसूरत पारसी बीवी लवलीन समेत कहीं गायब हो गया था, और उसकी जगह कंपनी का दूसरे नंबर का ओहदेदार व्यास शंकर गजरे कंपनी की गद्दी पर काबिज हो गया था।
इस बार सोहल कंपनी का समूल नाश कर देने की घोषणा करता है। तब वो अपना अगला वार मुंबई से 300 किलोमीटर दूर स्थित गजविलास फोर्ट पर करता है, जहां की डिस्टिलरी की ओट में कंपनी की हेरोइन बनाने की फैक्ट्री चलती थी। डिस्टिलरी के अकाउंटेंट सुबीर बापट और एक भूतपूर्व कर्मचारी शिंदे के साथ मिलकर उसने वहां से 20 करोड़ रुपया लूटा और कंपनी के तत्कालीन सुपर बॉस गजरे को आमने सामने होकर अल्टीमेटम दिया कि वो गजरे समेत कंपनी के तमाम ओहदेदारों को खत्म कर देगा। कर दिया? बिल्कुल कर दिया। उसने बारी बारी से कंपनी के जिन टॉप के ओहदेदारों का खात्मा किया वो थे दशरथ किलेकर, भाई सावंत, रशीद पावले, कावस बिलमोरिया, किशोर पिंगले और आखिर में खुद व्यास शंकर गजरे। आज की तारीख में अकेले सोहल की वजह से कंपनी नेस्ता नाबूद हो चुकी है। और तुम्हारा ये कहना है कि जो शख्स अभी तुमसे मिलके यहाँ से गया है और इस घड़ी एसएचओ साहब के पास बैठा हुआ है, वो सोहल है? हाँ, वो सोहल है जिसके इतने कारनामों का तुमने बखान किया, जो इश्तिहारी मुजरिम है और जिसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए की इनाम की घोषणा है। हाँ, और मॉडल टाउन में रहती वो औरत नीलम जिसे तुम ब्लैकमेल कर रहे थे, सोहल की संगिनी है, गैंगस्टर मॉल है। हाँ, उस तक कैसे पहुंचे? उसकी खोज खबर कैसे जानी? इत्तेफाक से जानी। कैसे? गजरे से अपनी आखिरी लड़ाई के दौरान, जबकि गजरे के तमाम ओहदेदार मारे जा चुके थे और वो अकेला बाकी बच रहा था, सोहल महालक्ष्मी के उस यतीम खाने में गजरे के आदमियों द्वारा घेर लिया गया था, जहां की वो पनाह पाए था। वहां उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन फिर एक करिश्मे की तरह नीलम वहां पहुंच गई थी और उसने सोहल को बचा लिया था। नीलम वहां पहुंच गई थी मुंबई में? हाँ, और उसने गजरे के आदमियों द्वारा घिरे हुए सोहल को बचा लिया था। हाँ, उस अकेली औरत ने। उसके भी वहां कई हिमायती थे जो कि उसके साथ वहां पहुंचे थे। वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जान पाया था। और वो नीलम वो ही नीलम है जो कि एक मामूली गृहिणी की तरह मॉडल टाउन में रहती है और अपना बच्चा पालती है। हाँ, तुम्हें नीलम की खबर कैसे लगी? तुम महालक्ष्मी में हुए उस वाकये के दौरान वहां मौजूद थे? नहीं, क्योंकि गजरे की मौत के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बच्चे बच्चे की जुबान पर था कि सोहल को नीलम ने बचाया था। उसी नीलम ने बचाया था जो कि तब भी सोहल के साथ थी, जबकि वो बखिया से भिड़ा था। तब मैं फौरन नीलम की टोह में लग गया था। नीलम की, सोहल की नहीं। जहां नीलम होती वहां सोहल भी होता। कहाँ थी नीलम? होटल सी व्यू में। अगले रोज नीलम और वो लड़की सुमन हवाई जहाज से दिल्ली रवाना हो गई, तो मैं खुद उसी जहाज में सवार होकर दिल्ली आने में कामयाब न हो सका। लिहाजा मैंने यहाँ पंत को फोन कर दिया, उसे नीलम और सुमन का हुलिया समझा दिया, उनकी फ्लाइट का नंबर वगैरह लिखवा दिया और उनके पीछे लगने के लिए उसे एयरपोर्ट पहुंचने को कहा, जहां से कि उनका पीछा करता वो मॉडल टाउन पहुंचा। और यूं मुझे नीलम की खोज खबर लगी। और सोहल, वो कहाँ गया? वो पीछे मुंबई में ही रह गया। क्यों? क्योंकि काफी अरसे से वही उसका फील्ड ऑफ ऑपरेशन है। यानी कि वो मुंबई में रहता है? हाँ। और उसकी बीवी दिल्ली में? हाँ। अब दिल्ली कैसे पहुंच गया? किसी तरह से उसे भनक लग गई कि मैं उसकी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था। कैसे लग गई? बीवी ने बताया? नहीं, बीवी ने तो नहीं बताया होगा। नीलम की तो ऐसी मजाल नहीं हो सकती थी। उसने बताना होता तो एग्जैक्टली तो तभी बता देती, जबकि तुमने पहली बार उस पर अपनी ब्लैकमेल की मंशा जाहिर की थी। ब्लैकमेल की 3 किस्तें चुका चुकने के बाद वो अपने ऐसे सुपर गैंगस्टर पति को मुंबई से न बुलाती। मायाराम खामोश रहा। मैंने गलत कहा? जनक राज बोला। गलत तो नहीं कहा, लेकिन क्या लेकिन? सोहल को किसी और तरीके से इन वाकयात की खबर लगी होगी। बहरहाल खबर उसे थी। हाँ, वो बकायदा मेरे पास आया था और उसने गिड़गिड़ा कर मुझे कहा था कि मैं नीलम का पीछा छोड़ दूं, भले ही मैं कितनी ही बड़ी रकम एक मुश्त उससे ले लूं, लेकिन मैंने उसकी पेशकश कबूल नहीं की थी। वो क्या किस्सा है? मायाराम ने बयान किया। जनक राज के चेहरे पर विश्वास के भाव न आए। तुम कहते हो कि प्लास्टिक सर्जरी से सूरत तब्दील हो जाती है। तुम कहते हो कि ऐसी तब्दीली सोहल भी अपनी सूरत में ला चुका था।
तो फिर तुमने उसे कैसे पहचाना? एक तो नीलम की वजह से पहचाना। वो नीलम के साथ था, इसलिए सोहल था। हाँ, क्या कहने? एसआई साहब, ये न भूलिए कि जो शख्स मैंने मुंबई में नीलम के साथ देखा था, वही बाद में पिछले सोमवार रोता गिड़गिड़ाता फरियाद करता मेरे पास पहुंचा था और उसने अपनी जुबानी कबूल किया था कि वो सोहल था। वो सोहल था तभी मेरी मायाराम बावा की पिछली जिंदगी को जानता था। सोहल के सिवाय और किसी को मालूम नहीं था कि अमृतसर में मैंने क्या किया था। कबूल कबूल, सब कबूल, लेकिन इससे ये कैसे साबित हो गया कि जिस शख्स को तुम अपने से मिलने आया बताते हो, वो वही था जो अभी यहाँ मौजूद था? मायाराम गड़बड़ाया। मूर्खों की तरह पलके झपकाते उसने जनकराज की तरफ देखा। तुम्हारी जानकारी के लिए उस शख्स का नाम अरविंद कौल है। वो यहाँ की एक बड़ी कंपनी गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में अकाउंट्स ऑफिसर की नौकरी करता है। और वो कोई सरदार नहीं, कश्मीरी ब्राह्मण है जो कि कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली पहुंचा है। वो सब उसका मायाजाल है। वो बहुत मायावी आदमी है। वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। अपने आप को बचा के रखने का उसका यही स्टाइल है, जो कि वो शुरू से आजमाता आ रहा है। शुरू से? हाँ, वो जहां भी जाता है वहां हमेशा अपना कोई फॉल्स फ्रंट बनाकर रखता है। इसी वजह से जब वो मुझे अमृतसर में मिला था तो वो वहां एक रईस लाला का ड्राइवर बना हुआ था। दिल्ली में वो बनवारी लाल बनकर तांगा चलाता रहा था। गोवा में एक नाइट क्लब का कैशियर जा बना था। जयपुर पहुंचा था तो वहां मोटर मैकेनिक बन गया था और बकायदा एक मोटर वर्कशॉप चलने लगा था। मुंबई में वो अपने आप को एक बड़े रिटायर्ड स्मगलर तुकाराम का गांव से आया भांजा आत्माराम बताता था। फिर बड़ौदा से आया पीएन घड़ीवाला बताने लगा। पिछले दिनों गजरे के साथ छिड़ी जंग के दौरान तो मैंने सुना था कि वो फिर सरदार बन गया था और अपने आप को नैरोबी से आया कोई एनआरआई बताने लगा था। वो आदमी पक्का बहरूपिया है। जिस आदमी के इतने बहरूप पहले से स्थापित हों, वो अब क्या दिल्ली में आपका अरविंद कौल नहीं बन सकता? जनकराज सोचने लगा। और उसकी पहचान उन इश्तिहारों से हो सकती है जो कि मुंबई में कंपनी के ऊंचे ओहदेदारों ने उसकी तलाश में वक्त वक्त पर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बंटवाए थे। ऐसे कई इश्तिहार मेरे पास हैं। पास हैं? जनकराज सकपकाया। जैसे वो कागजात पास थे जो कभी उस कमीने ने मेरे से हथियाए थे और मेरे सामने जला डाले थे। बैसाखी में? दूसरी बैसाखी में। निकालो। पहली बार की तरह ही दूसरी बैसाखी का हैंडल उमेटकर मायाराम ने उसके खोखले हिस्से में से कागजों की एक नलकी सी निकाली। फिर उसने उसे सीधा करके जनकराज को पेश किया। ये है वो इश्तिहार? जनकराज एक एक पर निगाह डालता बोला। हाँ, मायाराम बोला, ये उसकी सिख वाली असली सूरत है। ये उसकी तब की सूरत है जब वो अपना हुलिया छुपाने के लिए दाढ़ी मूछ और केश मुंडा चुका था और उसने नए बहरूप को और भी बल देने के लिए सिगरेट वगैरह पीने लगा था। ये फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाली तस्वीर भी उसी की है और ये आखिरी तस्वीर उसके नए चेहरे की है। ये तस्वीरें सिर्फ अंडरवर्ल्ड में बंटवाई गई थी। हाँ, कंपनी को उम्मीद थी कि ओहदे और इनाम के लालच में कोई सोहल की मुखबरी करेगा, लेकिन तब तक वो अंडरवर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो चुका था और मुंबई में इतने उसके हमदर्द पैदा हो गए थे कि कोई उसकी मुखबरी के लिए तैयार न हुआ। हैरानी है। अब बोलिए, क्या कहते हैं आप? ये आखिरी तस्वीर जिसे तुम सोहल के नए चेहरे की तस्वीर बताते हो, मिलती तो है इन कौल साहब से कुछ कुछ? कुछ कुछ जनाब, मुकम्मल तौर से मिलती है। तुम तो ऐसा कहोगे ही। माई बाप, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, मेरे गले से नहीं उतर रही कि इतना बड़ा इश्तिहारी मुजरिम अपनी मर्जी से यहाँ थाने में बैठा है। ये सब उसकी माया है। इन्हीं बातों से तो वो लोगों का विश्वास जीतता है और उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो दिखाई दे रहा है वो नहीं हो सकता। जनकराज कुछ क्षण सोचता रहा, फिर एकाएक उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? मायाराम हक पकाया सा बोला। मैं अभी आता हूँ, लेकिन तुम थोड़ी देर यहीं टिक कर बैठो। मैं हवलदार को बोल देता हूँ कि वो तुम्हें लॉकअप में न ले जाए। लेकिन उसकी बाकी बात सुनने को जनकराज वहां न रुका। कॉल बेल बजी। नीलम ने दरवाजा खोला तो अपने सामने उसी सब इंस्पेक्टर को खड़ा पाया
जो कि पहले भी वहां आ चुका था, लेकिन इस बार वो अकेला वहां पहुंचा था। आप फिर आ गए? नीलम अप्रसन्न भाव से बोली। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, जनकराज हाँफता सा बोला। आंधी तूफान की तरह अपनी मोटरसाइकिल चलाता वो वहां पहुंचा था। आपसे सिर्फ चंद सवाल। ब्लैकमेल की बाबत जो कुछ मैंने कहना था कह दिया। ब्लैकमेल की बाबत नहीं, जनकराज जल्दी से बोला। ब्लैकमेल की बाबत नहीं तो मैं आपसे चंद दुनियादारी के सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? एकदम सिंपल सवाल जिनका किसी केस से, किसी क्राइम से कुछ लेना देना नहीं। आइए। शुक्रिया। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही जनकराज बोला, आप कब से दिल्ली में हैं? पिछले साल अगस्त के महीने से। कहाँ से आना हुआ? चंडीगढ़ से। वहाँ रिहायश कहाँ थी? वहाँ के 17 सेक्टर में, इमारत नंबर 25 में, उसकी पहली मंजिल के एक फ्लैट में। मैं चंडीगढ़ से ज्यादा वाकिफ तो नहीं, लेकिन 17 सेक्टर तो तमाम का तमाम कमर्शियल है। कुछ रिहायशी फ्लैट है उसमें। कमर्शियल फ्लैट को ही रिहायशी बना लिया होगा। इस बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं। बहरहाल आप वहाँ के 17 सेक्टर के एक फ्लैट में रहती थी? हाँ। फ्लैट अपना था? अपना होता तो क्या मुझे खबर ना होती कि वो कमर्शियल से रिहायशी बना था या था ही रिहायशी? यानी कि अपना नहीं था। अपना कहाँ से होता? हम तो शरणार्थी लोग हैं, किराए का था। दिल्ली कैसे आना हुआ था? मेरी प्रेगनेंसी का केस बिगड़ गया था। वहाँ के डॉक्टर ने दिल्ली जाने की सलाह दी थी। फिर यहाँ इनकी नौकरी लग गई थी, इसलिए हम यहीं टिक गए थे। यानी कि चंडीगढ़ लौट के गए ही नहीं? क्या करने जाना था? हम तो वहाँ भी परदेसी थे, यहाँ भी परदेसी हैं। यहाँ दाना पानी बन गया, यहाँ टिक गए। असल में कहाँ के हैं आप? सोपोर के। वहाँ उग्रवादियों ने हमारा सब कुछ फूंक डाला। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। शादी सोपोर में हुई? नहीं, माता वैष्णो देवी के दरबार में, जहाँ हम खास शादी कराने के लिए ही गए थे। जब से दिल्ली में हैं, यहीं इसी कोठी में रह रहे हैं? नहीं, पहले हम गोल मार्केट के इलाके में कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहते थे, किराए के फ्लैट में। वो लड़की सुमन जो आपके साथ रहती है, वो आपकी क्या लगती है? कुछ नहीं लगती। वो भी कोविल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हमारे पड़ोस में रहती थी। वहां उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। दिन दहाड़े कुछ बलात्कारी उसके घर में घुस आए थे और उसकी माँ और छोटी बहन के साथ बलात्कार करने के बाद उन्होंने उन माँ बेटी को मार डाला था। सुमन अकेली रह गई थी, इसलिए उसे हमने अपने साथ रख लिया था। ये कोठी किराए की है? नहीं। तो पिपलोनिया साहब की थी ये कोठी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे पति को अपना वारिस बनाकर मरे थे, बकायदा वसीयत करके। वसीयत मेरे पास है, दिखाऊं? जरूरत नहीं। आपने कल भी कहा था कि आपके पति पिपलोनिया साहब के कानूनी वारिस थे। पिपलोनिया साहब की आप लोगों से कोई रिश्तेदारी थी? नहीं, सिर्फ दोस्ती। उनका अपना होता सोता कोई नहीं था? नहीं था, तभी तो मेरे पति को वारिस बनाया। सोपोर में भी आपके पति मुलाजमत में थे? नहीं, वहां उनका टिम्बर का अपना कारोबार था, लेकिन सब बर्बाद हो गया, सब जल फूक गया। आप भी कश्मीरी हैं? नहीं, मैं हिमाचल की हूँ। मेल कैसे हुआ? हो गया किसी तरह से, करा दिया किस्मत ने। कहाँ? हिमाचल में या कश्मीर में? चंडीगढ़ में। शादी हुए कितना टाइम हुआ? 1.5 साल होने को आ रहा है। आप कभी मुंबई गई हैं? क्यों पूछते हैं? गई हैं? हाँ, हाल ही में गई थी। अकेली? नहीं, सुमन भी साथ गई थी। क्या करने? सैर करने, उनसे मिलने। वो तब मुंबई में थे? हाँ। मुलाकात हुई? लो, तो न होती। कौल साहब अभी भी मुंबई में हैं या आपके साथ लौट आए थे? हमारे साथ नहीं लौटे थे। यानी कि अभी भी मुंबई में हैं? हाँ, लेकिन आते जाते रहते हैं। तब से तो वही हैं? हाँ। मुंबई में उनका पता? कोई अपना पता तो है नहीं, होटल में ठहरते हैं। जब आपसे मिले थे तब भी होटल में थे? हाँ। कौन से होटल में? मराठा नाम है, कोलीवाड़े में है। मालिक का नाम सलाउद्दीन है। आप तो बहुत कुछ जानती हो उस होटल के बारे में। इसलिए क्योंकि वो जब भी मुंबई जाते हैं वहीं ठहरते हैं। नौकरी के सिलसिले में जाते हैं मुंबई? हाँ। क्या नौकरी है उनकी? गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में, जो कि केजी मार्ग पर है, अकाउंट्स ऑफिसर हैं। काफी मोटी तनख्वाह की नौकरी होगी उनकी। क्या मतलब? जिस शख्स की बीवी 1 महीने में 9 लाख रुपए
पल्ले से ब्लैकमेलर के हवाले कर सकती हो। वो मोटी तनख्वाही कमाता होगा। फिर पहुंच गए एक आने वाली जगह पर। आपने कहा था आप काशीनाथ उर्फ मायाराम से पहले से वाकिफ थी। आपने भी कहा था कि आप इस बाबत कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैंने यह भी कहा था कि मैं ब्लैकमेल का सिरा दूसरी तरफ से पकड़ूंगा। तो पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा, बराबर पकड़ा। आपकी जानकारी के लिए मायाराम कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है और गा गा के सब कुछ बता रहा है। नीलम सकपकाई। ये भी कि किस बिना पर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था? जी हाँ, जनकराज बोला, ये भी। जब आप बात को जान ही चुके हैं तो मेरे से क्यों पूछते हैं? तस्दीक के लिए। वो क्या कहता है? वो आपको अपनी ब्याहता बीवी बताता है। मैं मिसेस कॉल हूँ। वो कॉल साहब से आपकी शादी को नाजायज बताता है। वो कहता है आप पहले से ही उसकी ब्याहता बीवी हैं। नीलम खामोश रही। ये बात बेबुनियाद नहीं हो सकती। जनकराज तनिक चित भरे स्वर में बोला, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बुनियाद तो आपने खुद ही बना दी है। आप उसकी ब्लैकमेल को कामयाब बना रही हैं। उसका मुंह बंद रखने के लिए आप उसे मुतवातर बड़ी बड़ी रकमें दे रही हैं। अब नहीं दे रही हूं। अब तो कहानी ही खत्म हो गई। अब तो वो गिरफ्तार हो गया। लेकिन जब दे रही थी तब दे ही रही थी। जो देना था दे चुकी थी। वो फिर भी बाज ना आता तो आप क्या करती? तो खून कर देती कमीने का। कैसे? गोली मार देती। कैसे मार देती? जो गोलियां आपके घर में मौजूद है वो तो नकली हैं। मुझे नहीं मालूम था। अब आप चाहे तो असली गोलियां हासिल कर सकती है। मैं कहां से कर सकती हूँ? मुझे क्या पता गोलियां कहां से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? अगर आप कत्ल का हौसला रखती हैं तो ये कदम पहले ही क्यों ना उठाया? तभी क्यों ना उठाया जब मायाराम ने अपनी पहली मांग की थी? क्योंकि पहले कुत्ता फासले से भौंक रहा था। हड्डी डालने से चुप हो जाता था। मैं हड्डी डालना अफोर्ड कर सकती थी, इसलिए लाठी लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ना मैंने जरूरी न समझा। जब करीब आके भौंकता और काटने की धमकी देता तो हड्डी भी ना मिलती और लाठी भी पड़ती। लिहाजा अब के बाद कोई मांग करने पर मायाराम की मौत निश्चित थी। नीलम खामोश रही। हैरानी है कि आप इतने सहज भाव से कत्ल का इरादा कर सकती हैं। सहज भाव से नहीं, मरता क्या न करता के भाव से। मरते के इलाज का एक रास्ता पुलिस की तरफ भी जाता है। ब्लैकमेल एक गंभीर अपराध है। आप पुलिस की शरण में पहुंचती तो मायाराम और उसके जोड़ीदार का वैसे ही काम हो जाता। मैं कुत्ते का मुंह बंद देखना चाहती थी। ऐसे तो वो और भौंक कर दिखाता, बात अखबारों तक पहुंच जाती। वो तो अब भी पहुंचेगी। जी, वो तो अब ऐसी जगह बैठकर भौंकेगा जहां आप उसे चुप भी नहीं करा सकेंगी, ना हड्डी से ना लाठी से। ये तो, नीलम असहाय भाव से बोली, बहुत बुरा होगा। आपके लिए और किसके लिए? आप असलियत बयान करें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं उसका भौंकना भी बंद कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? मैंने उसे गिरफ्तार किया है। मेरे पास उसके खिलाफ कत्ल का ओपन एंड शट केस है। ऐसा फंसा हुआ आदमी पुलिस को कोऑपरेट करने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा? जी हाँ, ऐसा। तो वो असलियत ये है कि वो मुझे मेरे गांव से तब भगा कर लाया था जबकि मैं नाबालिग थी, नादान थी। वो मुझे फिल्म स्टार बना देने का झांसा देकर भगा कर लाया था। फिल्म स्टार तो मैं बन न सकी, कोई और ही स्टार बन गई। और कौन सी स्टार? बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। मैंने खामखा मुंह फाड़ा। मुझे अब उसका भी अफसोस है। बीच में शादी वाली बात कहां से आ घुसी? मैं कुछ नहीं बता सकती। कुछ बताइए मत। कुछ हाँ ना तो कीजिए शादी की बाबत। शादी की बात से हाँ नहीं तो इनकार ही कीजिए। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? लिहाजा नोटिस दे रही हैं आप मुझे? कुछ और पूछना चाहते हैं? एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि आपके पति कौल साहब आजकल मुंबई है। हाँ, पक्की बात? हाँ। ऐसा हो सकता है वो लौट आए हों और आपको खबर ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जब आएंगे तो पहले घर ही आएंगे। अगर मैं कहूं कि वो आजकल दिल्ली में है तो मैं कहूंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। आजकल बड़े शहरों में घर वाली बाहर वाली के कॉम्बिनेशन का बहुत रिवाज हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके केस में घरवाली को किसी बाहर वाली की खबर ना हो? पागल हुए हो? यानी कि ऐसा नहीं है। वो इतने अच्छे हैं कि ऐसा सोचना भी गुनाह है।
फिर तो बहुत अच्छी बनती होगी आपकी उनसे। हाँ, बहुत अच्छी बनती है। कभी कोई रंजिश नहीं, कोई शिकायत नहीं? नहीं। उन्हें आपसे? नहीं। कोर्टशिप कितनी देर चली? वो क्या होती है? मुलाकात और शादी के बीच का वक्फा। आप पढ़ी लिखी हैं? कौन से सवाल का जवाब पहले दूं? पहले का ही दीजिए। ठीक से याद नहीं, लेकिन काफी लंबी चली थी ये कोर्टशिप। कोई अंदाजा? मसलन 1 साल, 2 साल, 3 साल? 1 साल। क्यों? उस दौरान आप कहाँ पाई जाती थी? चंडीगढ़। और कौल साहब? सोपोर। मुलाकातें कैसे होती थी? अपने व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर चंडीगढ़ आते थे। और अब आप लोग दिल्ली में बसे हुए हैं? हाँ, लेकिन कौल साहब अक्सर दिल्ली से बाहर जाते रहते हैं। नौकरी के सिलसिले में? आप कभी किन्हीं गैंगस्टर की गिरफ्त में आई? कभी बलात्कार की शिकार हुई? कौन कुत्ता ऐसा कहता है? आप कभी? अभी 2 मिनट नहीं हुए आपके? हो गए। जनकराज उठता हुआ बोला, चलता हूँ। शुक्र है, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। वो भी कहिए। आप या तो बहुत ही सीधी और भली औरत है, या बहुत चालाक और खतरनाक हैं। बहुत मौलिक सूझबूझ पाई है आपने। मेरी बधाई कबूल कीजिए। एक सवाल का जवाब रह गया। कौन से का? आप पढ़ी लिखी है? नहीं, निरी फूलन देवी हूँ। जितने उलझे दिमाग के साथ जनकराज वहां पहुंचा था, उससे ज्यादा उलझे दिमाग के साथ वो वहां से वापस लौटा। थाने में जनकराज की अपने एसएचओ से लंबी मंत्रणा हुई। आखिरकार एसएचओ ने पांडे को अलग बुलाया और खेदपूर्ण स्वर में बोला, एक बड़ी विकट समस्या आ खड़ी हुई है सर। समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसा क्या हो गया है? पांडे विनोदपूर्ण स्वर में बोला, थाने के लॉकअप में एक आदमी बंद है। उस पर कत्ल का इल्जाम है, लेकिन वो अपने आप को बेगुनाह बताता है। कहता है उसे सोहल ने फंसाया है। सोहल? वो कई नामों वाला मशहूर इश्तिहारी मुजरिम? जी हाँ। साथ में वो ये भी कहता है कि आपके साथ आए मिस्टर कौल ही असल में वो इश्तिहारी मुजरिम सोहल हैं। कौल? पांडे ठठाकर हंसा। सोहल है? वो दावे के साथ ऐसा कहता है। भाई, आपके थाने में सोहल की तस्वीर लगी है। आपको कौल की शक्ल उससे मिलती लगती है? वो कहता है कि सोहल प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल तब्दील करा चुका है। वो सोहल की नई शक्ल की तस्वीर दिखाता है, जो कि मिस्टर कौल से मिलती है। एकदम मिलती है? एकदम तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मिलती है। इंस्पेक्टर साहब, आपने सुना नहीं कि सृष्टि में भगवान ने हर किसी का कहीं ना कहीं कोई डबल पैदा किया है। हर किसी का कोई ना कोई हमशक्ल होता है। हर किसी की थोड़ी बहुत शक्ल किसी न किसी से मिलती होती है। आपने फिल्मों में नहीं देखा कि कैसे स्टार्स के हूबहू डुप्लीकेट निकल आते हैं? खुद मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल सईद जाफरी से मिलती है। आप बताइए, क्या नहीं मिलती? कद का फर्क है, आप लंबे हैं। उम्र का फर्क है, आप छोटे हैं। लेकिन मिलती है। मिलती तो है, लेकिन तो फिर कौल की शक्ल थोड़ी बहुत सोहल से मिलती होना क्या बड़ी बात है? सर, मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन वो शख्स समझने को तैयार नहीं जो कि गारंटी से कहता है कि आपका दोस्त सोहल है। मैं उसकी बात पर कान नहीं दूंगा तो वो चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लेगा, जो कि मेरे लिए जहमत की बात होगी। कमाल है, आप एक मामूली अपराधी का मुंह बंद नहीं करा सकते। वो रिमांड पर है, उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाना है। मैं उसकी नहीं सुनूंगा तो वो अपनी बात मजिस्ट्रेट को सुनाएगा। फिर बात अखबारों तक पहुंचेगी तो मेरी बहुत थुक्का फजीहत होगी। इसलिए जरूरी है कि मैं अभी कुछ करूं। आप क्या करना चाहते हैं? हेडक्वार्टर में सोहल की उंगलियों के निशानों का रिकॉर्ड है। हेडक्वार्टर करीब ही है। बड़ी हद 15 मिनट में वो रिकॉर्ड यहाँ पहुंच सकता है। पांडे ने मन ही मन चैन की सांस ली। उस रिकॉर्ड से कॉल की शिराकत नहीं होने वाली थी, क्योंकि खुद वो पुलिस के रिकॉर्ड से सोहल की उंगलियों के निशान गायब करवाकर उनकी जगह कोई और निशान रखवा चुका था। ओह, प्रत्यक्षता वो बोला, तो साफ कहिए ना कि आप सोहल की उंगलियों के निशानों को कॉल की उंगलियों के निशानों से मिलाकर देखना चाहते हैं। मैं बहुत संकोच से कह रहा हूं कि मैं यही चाहता हूं। आप चाहते हैं या आपका वो मुजरिम चाहता है? वो भी चाहता है। वो तो ये भी चाहता है कि निशानदेही उसके सामने हो, मिलान उसके सामने हो।
कमाल है, लिहाजा इस शहर में गुंडे बदमाशों की सुनवाई ज्यादा है, नेक शहरियों की कम। आपके उस मुजरिम का ये कहना काफी है कि कॉल सोहल है, कॉल का ये कहना काफी नहीं कि वो सोहल नहीं है। अब मैं क्या कहूँ सर, ऐसी दुश्वारी में मैं पहले कभी नहीं फंसा। अगर आप ना होते तो। आप समझिए मैं नहीं हूँ। जी, आप मेरी बिल्कुल परवाह ना कीजिए, आप शौक से जो करना चाहते हैं कीजिए। ओह, एसएचओ ने चैन की लंबी सांस ली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नॉट एट ऑल। तो मैं हेडक्वार्टर फोन करूं? हाँ जरूर। हेडक्वार्टर से सोहल के उंगलियों के निशानों का चार्ट पहाड़गंज थाने पहुंचा। मायाराम की मौजूदगी में विमल की उंगलियों के निशान लिए गए, जिनका सोहल की उंगलियों के निशानों से मिलान का काम खुद एसएचओ ने किया। उस दौरान मायाराम यूं विजेता की तरह विमल को देखता रहा, जैसे विमल का फांसी चढ़ जाना अब महज वक्त की बात थी। कितनी ही देर एसएचओ के कमरे में मरघट का सा सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार एसएचओ ने कागजात परे सरका दिए और हाथ में थमा मैग्नीफाइंग ग्लास मेज पर रख दिया। नहीं मिलते, वो निर्णायक स्वर में बोला। मायाराम जैसे आसमान से गिरा। ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाया। क्या नहीं हो सकता? एसएचओ उसे घूरता हुआ बोला कि ये सोहल ना हो। मैंने तेरे सामने निशानों का मिलान करके नहीं देखा। आपसे जरूर कोताही हुई है, या क्या? या आपने इन साहब का रौब खाकर जानबूझकर कोताही की है? क्या बकता है साले? आप तरफदारी कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता कि। ठहर जा कमीने। बड़ी मुश्किल से पांडे ने एसएचओ को मायाराम पर झपट पड़ने से रोका। देखो भाई, पांडे मायाराम को समझाता बोला। इन्होंने तरफदारी करनी होती तो ये इतना बड़ा कदम उठाते कि हेडक्वार्टर से सोहल की उंगलियों के निशानों का रिकॉर्ड यहाँ तलब करते। ये तुम्हारी बात भी सुनने को राजी होते। तुम जबरन सुनाते तो ये वैसे ही तुम्हारी बोलती ना बंद कर देते। तो फिर निशान क्यों नहीं मिलते? मायाराम कलप कर बोला। तुम बताओ कोई वजह। इसमें इसमें भी इसकी कोई साजिश है। मिस्टर कॉल की, सोहल की, जो अपने आप को कॉल कहता है। ये बहुत मायावी आदमी है। ये कैसा भी माया जाल फैला सकता है। ऐसा ये एक बार पहले भी कर चुका है। पहले भी कर चुका है? हाँ, मुंबई में वहां के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में एन कमिश्नर साहब की नाक के नीचे। तब भी कई बड़े अफसरान के सामने एक बड़ा अफसर ही सोहल को पकड़कर वहां लाया था। वो बड़ा अफसर अपने कैदी के उंगलियों के निशान पहले ही सोहल की उंगलियों के निशानों से मिलाकर देख चुका था और तसल्ली कर चुका था कि उसका कैदी सोहल था। लेकिन जब वही मिलान कमिश्नर के सामने किया गया था तो निशान मिलते नहीं पाए गए थे। कैदी को उसकी बात पर यकीन करके छोड़ दिया गया था कि वो कोई पीएन खड़ी वाला था, जिसकी शक्ल इत्तेफाक से सोहल से मिलती थी। ऐसा इत्तेफाक दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन अरे खरदिमाग, वो बड़ा अफसर मैं था जिसने मुंबई में सोहल के मुगालते में उस शख्स को गिरफ्तार किया था, और इस बात पर जिसकी वहां कमिश्नर के सामने इतनी किरकिरी हुई थी कि आज तक नहीं भूलती। आप थे? हाँ, मैं था, योगेश पांडे, सीबीआई का उच्च अधिकारी। और वो कैदी सच में कोई पीएन खड़ी वाला था, जिसके पास अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए पक्का ड्राइविंग लाइसेंस तक मौजूद था। उसकी बीवी फिरोजा, उसका लड़का आदिल, उसकी लड़की यास्मीन, यानी कि उसकी पूरी फैमिली मुंबई में उसके साथ थी, और पत्नी ने अपने पति की और बच्चों ने अपने बाप की शिनाख्त की थी, पीएन घड़ीवाला के तौर पर, ना कि सोहल के तौर पर। क्या समझा? लेकिन आपने खुद कहा कि निशान पहले मिलते थे। आप खुद इस बात की तसल्ली कर चुके थे। मेरे पास उपलब्ध निशान प्रमाणिक नहीं पाए गए थे। निशान हासिल करने का मेरा तरीका ही गलत पाया गया था। उसमें चूक हो जाना मामूली बात थी। ओह, इतनी किरकिरी हुई थी वहां मेरी, जैसी कि इस वक्त तुम्हारी हो रही है। मायाराम ने जोर से थूक निकली। तुम? एसएचओ सख्ती से बोला। कुछ और कहना चाहते हो? मैं क्या कहूँ? मायाराम रुआंसे स्वर में बोला। आप लोगों ने मेरे सामने स्याह को सफेद कर दिखाया। हम लोगों ने नहीं, एसएचओ डपट कर बोला। जो हकीकत है वो ही सामने आई है। ये साहब ना सोहल है, ना सोहल हो सकते हैं। ये मिस्टर कॉल है,
जो कि एक लोकल फर्म में अकाउंट्स ऑफिसर की जिम्मेदारी की नौकरी करते हैं। कब करते हैं? कब करते हैं क्या मतलब? सोहल मुंबई में था, एक लंबा अरसा मुंबई में था और वहां के अंडरवर्ल्ड के सुपर बॉस व्यास शंकर गजरे और उसके ओहदेदारों से खूनी जंग लड़ रहा था, जहां उसने हाल ही में सबको मार गिराया था और कंपनी का समूल नाश कर दिया था। ऐसा कुछ वहां हुआ था और ये सब सोहल ने किया था। तो क्या ये बात अपने आप में सबूत नहीं है कि कौल साहब सोहल नहीं हो सकते? आप पता तो कीजिए कि ये जो अपने आप को कॉल कहता है पिछले महीने कहाँ था? एसएचओ ने विमल की तरफ देखा। मैं हाल ही में, विमल बड़ी मासूमियत से बोला, चंद दिनों के लिए मुंबई जरूर गया था, लेकिन गैलेक्सी की नौकरी करने, ना कि कोई जंग लड़ने। आपके ऑफिस से इस बात की तस्दीक होगी? एसएचओ बोला। जरूर होगी। आप अभी मेरे एम्प्लॉयर मिस्टर शुक्ला से बात कीजिए। नंबर बोलिए, विमल ने बोला। अगले कुछ क्षणों में एसएचओ ने फोन पर शुक्ला से लंबा वार्तालाप किया। जब उसने फोन रखा तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मिस्टर शुक्ला यहाँ आ रहे हैं, वो बोला। यहाँ आ रहे हैं? विमल सकपकाया, आपकी हाजिरी का रिकॉर्ड साथ लेकर। अरे, इतनी जहमत उठा रहे हैं वो मेरी खातिर? आपको उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, पांडे बोला। मैंने नहीं बुलाया, एसएचओ तत्काल बोला। उन्होंने खुद ऑफर किया, वो अपनी मर्जी से यहाँ आ रहे हैं। ओह, तुमने? एसएचओ अप्रसन्न भाव से मायाराम से संबोधित हुआ। अभी कुछ और कहना है? मायाराम के मुंह से बोल न फूटा। फिर खड़े हो जाओ। जनाब। तब मायाराम एकाएक यूं बोला जैसे अपनी बात जल्दी न कह चुका तो उसका मुंह दबोच लिया जाएगा। हुजूर, माई बाप, एक मिनट। अब क्या है? नूरपुर समुद्र तट पर जबकि अगवा किए गए अमेरिकी डिप्लोमेट की धरपकड़ के लिए कई पार्टियां आपस में जूझ रही थी, तो पीटर नाम के एक मवाली ने सोहल की छाती में सुआ घोंप दिया था, जिसकी वजह से सोहल मरते मरते बचा था। अगर ये सोहल है तो इसकी छाती में सुए से बने जख्म का खास निशान जरूर होगा। अगर ये वो है जो ये अब कहता है कि वो है, तो वो खास निशान नहीं होगा। आप मुआयना कीजिए। एसएचओ ने विमल की तरफ देखा। नॉनसेंस, पांडे बोला। ये कोई शिनाख्त हुई? ऐसे कहीं किसी की आइडेंटिटी कंफर्म होती है? ऐसी कोई बात किसी तरीके से पहले वो निशान देखकर बाद में करी जा सकती है। सोहल की बाबत कोई प्रमाणिक गाइड, कोई रेडी स्कैनर नहीं छपा हुआ जो उसके जिस्म के किन्हीं शिनाख्ती निशानों की तस्दीक कर सकता हो। वो खास निशान है, मायाराम बोला। क्या खासियत है उसमें? सुआ अभी भी उसमें पेबस्त है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर क्या खासियत है उसमें? और एसएचओ बोला, तुम इतनी बातें कैसे जानते हो? तुम उस वारदात के चश्मदीद गवाह थे? नहीं। तो? मायाराम ने बेचैनी से पहलू बदला। मदद की गुहार करती निगाह से उसने जनकराज की तरफ देखा। ये कहता है, जनकराज दबे स्वर में बोला, कि पूरे 10 महीने ये सोहल की क्राइम फाइल को सीन टू सीन रिकंस्ट्रक्ट करता रहा है। इसी वजह से ये सोहल की हर हरकत से, उसके हर कारनामे से वाकिफ है। एसएचओ ने हैरानी से मायाराम की तरफ देखा। साहब, मायाराम बोला, मैं सोहल को जानता हूँ। मेरे से अलग होने के बाद सोहल पर क्या क्या बीती, मैं ये भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि सोहल की छाती में सुआ घुपा था, जिसके जख्म का निशान गायब नहीं हो सकता। अगर ये साहब सोहल नहीं है तो मैं इन्हें नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता कि इनको कब, कहां, कैसे चोट लगी। कभी कोई चोट लगी भी या नहीं लगी। इसलिए इनकी बाबत किसी जाति वाकिफियत की बिना पर मैं ये बात नहीं कर सकता। अगर ये साहब सोहल नहीं है तो मैं इन्हें नहीं जानता, तो ये मुझे नहीं जानते। अब बड़े साहब ये बताएं कि जिस शख्स को मैं जानता नहीं, उसकी नंगी छाती पर कोई खास निशान मैंने कैसे देख लिया? कब को देख लिया? काफी होशियार आदमी मालूम होते हो, पांडे बोला। अगर ये कोई कौल साहब हैं, तो मेरा इनसे क्या लेना देना है? मेरी इनसे क्या दावत है? मैं क्यों इनके बारे में कोई गलत बयानी करूंगा तो मुझे क्या हासिल होगा? तुम बताओ। कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर क्यों कॉल के पीछे पड़े हो? क्योंकि ये सोहल है। तुम कोई गवाह पेश कर सकते हो जो कि ये कहे कि सोहल की छाती में कभी कोई सुआ घुपा था? नहीं पेश कर सकता। कैसे पेश कर सकता हूँ?
जैसे सोहल को तलाश कर लिया वैसे पीटर को भी तलाश कर लेते, जिसने कि बकौल तुम्हारे सुआ घोंपा था। नहीं कर सकता था। क्यों? पीटर मर चुका है। वो राजनगर से मुंबई चला गया था और वहां टैक्सी चलाने लगा था, लेकिन वहां उसका कत्ल हो गया था। किसने किया? पता नहीं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि इसी ने किया हो। क्यों? क्योंकि उसने इसकी छाती में सुआ घोंपकर इसकी जान लेने की कोशिश की थी। ऐसे आदमी को ये कैसे जिंदा छोड़ सकता था? कोई और गवाह? और गवाह पीटर का जोड़ीदार चार्ली था। वो भी पीटर की तरह राजनगर छोड़ गया था और जैसे पीटर मुंबई जाकर टैक्सी चलाने लगा था, वैसे चार्ली यहाँ दिल्ली आकर पहाड़गंज में पिज्जा पार्लर चलाने लगा था। हाल ही में चार्ली को उसके पिज्जा पार्लर में ही किसी ने शूट कर दिया था। मैं उस चार्ली को जानता था, जनकराज बोला। वो लोकल गैंगस्टर गुरबख्श लाल का आदमी था और अपने पिज्जा पार्लर की ओट में ड्रग्स का धंधा करता था। मैंने उसकी पिज्जा पार्लर पर रेड भी की थी, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ था। मुझे पक्के तौर से मालूम है कि उसका कत्ल गुरबख्श लाल ने करवाया था, क्योंकि उसने उसका ड्रग्स का धंधा चलाए रखने से इनकार कर दिया था। यानी कि पांडे बोला, उस शख्स की मौत का सोहल से कुछ लेना देना नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं। कोई और गवाह? एसएचओ बोला। और गवाह तो मायाराम बोला। सुनी सुनाई बातें कहने वाले हैं, उनकी बातों पर आप कहाँ विश्वास करेंगे? लेकिन तुमने कर लिया। वो सच है जिसे तुम अब साबित नहीं कर सकते। सबूत सामने बैठा है, इसे कहिए अपनी छाती दिखाए। तभी वहां शुक्ला के कदम पड़े। पांडे ने उठकर उससे हाथ मिलाया तो एसएचओ और जनकराज स्वयं ही उठ खड़े हुए। विमल भी अदब से उठा। केवल मायाराम ढीठ बना बैठा रहा। मैं शुक्ला। शुक्ला एसएचओ से हाथ मिलाता बोला। गैलेक्सी से आया, अभी फोन पर बात हुई थी। यस सर, एसएचओ बोला। मैंने की थी, तशरीफ रखिए। सब जने बैठ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुक्ला विमल से बोला। गुड डीड ऑफ द डे करने आया था, विमल खेदपूर्ण स्वर में बोला। झमेला गले पड़ गया। क्या हुआ? विमल ने बताया। कमाल है, शुक्ला एसएचओ से संबोधित हुआ। आप इस आदमी की बातों पर जाएंगे जो कि एक ब्लैकमेलर है, एक खून के इल्जाम में गिरफ्तार है और जो शक्ल से ही टॉप का मवाली लगता है। मायाराम तिल मिलाया। आप इस निम्न कोटि के व्यक्ति की वजह से मेरे अकाउंट्स ऑफिसर पर शक कर रहे हैं? सर, एसएचओ बोला। वो क्या है कि क्या है? आप बताइए क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक इश्तिहारी मुजरिम को अपनी कंपनी में अकाउंट्स ऑफिसर की जिम्मेदारी की पोस्ट पर बिठाऊंगा? मेरे दिल्ली ऑफिस में 70 आदमी काम करते हैं, फिर तो बाकी भी ऐसे ही होंगे। नहीं नहीं, वो बात नहीं। कौन इतना काबिल अकाउंटेंट है? मैं इसके काम से इतना खुश हूँ। जिस आदमी को, जिस सोहल को आप इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बताते हैं, वो मेरे यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी करेगा। सोहल भी पहले अकाउंटेंट था, मायाराम बोला। इलाहाबाद में एरिक जॉनसन में उसकी नौकरी अकाउंटेंट की ही थी और तब भी वो करोड़ों रुपए लूट चुका इश्तिहारी मुजरिम था। नहीं। सो देयर यू आर। क्यों करेगा इतना बड़ा गैंगस्टर इतनी मामूली नौकरी, और वो भी इतनी मेहनत और लगन से कि एम्प्लॉयर फूला ना समाए? ओट के लिए, कवर के लिए। ओट, कवर, माई फुट। तो एसएचओ बोला। आप तस्दीक करते हैं कि मिस्टर अरविंद कौल आपके यहाँ मुलाजिम हैं? जी हाँ, शुक्ला बोला। तस्दीक करता हूँ। मैं ये भी तस्दीक करता हूँ कि ये कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति है जिसका सब कुछ पीछे सोपोर में रह गया था। उग्रवादियों ने इसके टिम्बर यार्ड पर हमला करके इसका टिम्बर यार्ड जला दिया था, घर बार जला दिया था और परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला था। ये खुद भी बुरी तरह से जख्मी हुआ था, लेकिन किसी तरह से जान बचाकर बच निकलने में कामयाब हो गया था। कॉल, कैसी जख्मी हुए थे तुम? मेरे ख्याल से तुम्हारी छाती में किसी ने। केवल एक क्षण के लिए शुक्ला की बाईं आंख हौले से झपकी। स्टीलेटो उतार दिया था। स्टीलेटो? एसएचओ उलझनपूर्ण स्वर में बोला। ऐसे खंजर को कहते हैं, विमल बोला, जिसका फल बहुत ही पतला होता है। ओह, बेचारे की जिंदगी में इतनी ट्रेजेडी हो चुकी है, शुक्ला बोला। उग्रवादियों के हाथों मां मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, बहनें मर गई, घर बार व्यापार सब कुछ फूक गया, अपने ही देश में शरणार्थी बन गया और अब जब कमाल की हिम्मत दिखाकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है
तो आप इसे हलकान कर रहे हैं। एक नॉन बैड कैरेक्टर की शय पर आप इसे इश्तिहारी मुजरिम, खूनी, डकैत और पता नहीं क्या क्या साबित कर दिखाने पर आमादा है। नो सर, एसएचओ हड़बड़ाया सा जल्दी से बोला। नो सच थिंग। मायाराम चमत्कृत सा कभी किसी का तो कभी किसी का मुंह देख रहा था। उसे बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि माहौल बड़ी तेजी से विमल के हक में तब्दील होता जा रहा था। अब मैं अपने कपड़े उतारूं? विमल ने मासूमियत से बोला। वो किस लिए? शुक्ला हैरानी से बोला। ये मेरी छाती पर कोई खास जख्म का निशान तलाशना चाहते हैं। अरे, जिसके सीने में उग्रवादियों ने स्टिलेटो उतारा होगा वो जख्मी तो होगा ही। जख्मी होगा तो पीछे जख्म का निशान भी रहेगा। उसे एसएचओ साहब को क्यों दिखाना चाहते हो? मैं नहीं दिखाना चाहता, ये देखना चाहते हैं। क्यों भला? वो क्या है कि एसएचओ अनिश्चित भाव से बोला। जाने दीजिए, अब जरूरत नहीं। अब जरूरत नहीं? मायाराम भौचक्का सा बोला। लेकिन वो इसके खिलाफ एक पुख्ता सबूत है जो साबित करेगा कि यह सोहल है। शट अप साहब, आप इन लोगों की बातों में आ रहे हैं। आपको बहकाया जा रहा है। जब ये खुद कबूल करता है कि इसकी छाती पर जख्म का वैसा निशान है तो। हवलदार दौड़ता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ। इसे ले जाकर लॉकअप में बंद कर दो। अपाहिज होते हुए भी चीखते चिल्लाते मायाराम को काबू में करने के लिए एक और हवलदार बुलाना पड़ा। ये मैं। पीछे शुक्ला एक रजिस्टर एसएचओ को पेश करता हुआ बोला। कॉल का अटेंडेंस रिकॉर्ड साथ लाया था। अब उसकी जरूरत नहीं। फिर भी देख लीजिए जरा, मैं एक निगाह डालना चाहता हूँ। जनकराज व्यग्र भाव से बोला। एसएचओ ने अचरज से जनकराज की तरफ देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। जनकराज ने रजिस्टर का मुआयना किया और फिर बोला। इसके मुताबिक पिछले हफ्ते चंद दिनों के लिए आप टूर पर थे, लेकिन सोमवार से आप ऑफिस में हाजिरी भर रहे हैं। हाँ, विमल सशंक भाव से बोला। यानी कि दिल्ली में है? भाई, दिल्ली में होऊंगा तो ही तो दफ्तर जाके हाजिरी भर सकूंगा ना। आपकी बीवी को इस बात की खबर क्यों नहीं? आपकी बीवी का तो आज भी यही कहना है कि आप मुंबई में हैं। क्योंकि मैं लौटने के बाद घर नहीं गया। वजह? क्योंकि आज ही मैंने फिर टूर पर जाना है, हैदराबाद। शुक्ला जल्दी से बोला। मेरी बीवी, विमल बोला, मेरे इतने दिन टूर पर रहने के खिलाफ है, लेकिन नौकरी नौकरी ही की तरह होती है, इसलिए जाना पड़ता है। मैं घर चला जाता तो इतनी जल्दी फिर वो मुझे टूर पर न चला जाने देती। कलेश से बचने के लिए मैंने यही जाहिर करना मुनासिब समझा कि मैं मुतवातर टूर पर था। मैं मुंबई से लौटा ही नहीं था। इस दौरान कहाँ रहे आप? मेरे घर, पांडे बोला। इतवार शाम से ये मेरे यहाँ है। ओह, तो अब हमें इजाजत है? जी हाँ, एसएचओ बोला, तकलीफ की माफी के साथ। कॉल को भी? शुक्ला बोला। ये भी कोई कहने की बात है? थैंक यू। अभिवादनों के आदान प्रदान के बाद विमल, पांडे और शुक्ला वहां से रुखसत हुए। बड़े फसादी आदमी हो यार। थाने से दूर पार्किंग में पहुंच जाने के बाद पांडे बोला। बाल बाल बचे। मैं चलता हूँ, शुक्ला जल्दी से बोला। सर, विमल बोला, स्टिलेटो वाली बात कहकर तो आपने मेरी डूबती नैया बचा ली। कैसे सूझा कहना? जब मैं वहां पहुंचा था, शुक्ला धीरे से बोला, तो भीतर बहुत जोर शोर से ये चर्चा चल रही थी कि तुम्हारी छाती में कोई सुई के जख्म का निशान होना चाहिए था, जो कि तुम्हें कोई और शख्स साबित कर सकता था। मुझे एहसास हुआ कि उसकी जवाबदेही तुम्हें भारी पड़ रही थी, लिहाजा मैंने स्टिलेटो वाली बात कही। कमाल कर दिया शुक्ला, पांडे बोला। सीधे सीधे खंजर कहते तो इतना अच्छा असर न होता, सुआ कहते तो बेड़ा ही गर्क था। मैं चलता हूँ, मेरे लिए ऐसी बातों की ज्यादा जानकारी ठीक नहीं। कभी कभी अज्ञान भी वरदान होता है। कॉल, तुम्हें याद है सोमवार को मैंने क्या कहा था? यस सर। जो मैंने कहा था वो अब भी स्टैंड करता है। आई ले माई फेथ इन द एक्सियम दैट इग्नोरेंस इज ब्लेस। इसलिए मैं चला। शुक्ला लंबे डग भरता अपनी कार की तरफ बढ़ गया। यहाँ ठहरना हमारे लिए भी ठीक नहीं, पांडे विमल की बात थामता बोला। दोनों जाके पांडे की कार में सवार हुए। पांडे ने कार आगे बढ़ाई। कार थाने से काफी परे निकल गई तो पांडे ने उसे एक साइड लेन में ले जाकर रोका। सच पूछो तो, पांडे संजीदगी से बोला, तुम्हारा अब दिल्ली में ही बने रहना ठीक नहीं।
वक्ती तौर पर मेरी पोस्ट और शुक्ला के सोशल स्टेटस का रोब उन पुलिस वालों पर गालिब हो गया है, लेकिन बात खत्म नहीं हो गई है। वो आदमी मायाराम चुप नहीं रहने वाला। वो फंसा हुआ है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। ही हैज नथिंग टू लूज, अंडरस्टैंड? विमल ने सहमति में सिर हिलाया। वो जाति तौर पर तुम्हारे खिलाफ है, तुमसे बदला उतारना चाहता है, इसलिए उसकी ये तोता रटंत बंद नहीं होने वाली कि गैलेक्सी का कथित अकाउंटेंट अरविंद कौल असल में सोहल है। उसकी बात को कोई माने या न माने, लेकिन उसका प्रचार भी तुम्हारे लिए घातक है। तुम्हारे बारे में कोई बारीक जांच हुई? किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा या प्रेस के द्वारा? कोई खुराफाती रिपोर्टर भी किसी सेंसेशनल स्टोरी की संभावना में तुम्हारी बीती जिंदगी के पक्के उधेड़ने की कोशिश कर सकता है। मेरी, सोहल की, कॉल की पहले। ओह, ऐसा हुआ तो ना तुम्हारी सोपोर के विस्थापित शरणार्थी वाली स्टोरी स्टैंड करेगी और ना तुम्हारी गैलेक्सी की बाई प्रॉक्सी मुलाजमत वाली स्टोरी स्टैंड करेगी। कोई और गहरा उतरा तो ये गड़ा मुर्दा भी खोद निकालेगा कि असली खबरदार शहरी पिपलोनिया नहीं, तुम थे। एक बार तुम शक के दायरे में आ गए तो पुलिस सुने या ना सुने, प्रेस जरूर मायाराम की हाल दुहाई को कान देने लगेगी। फिर पुलिस को मजबूरन तुम्हारे बारे में फिर से गौर करना पड़ेगा। वो आदमी सजायाफ्ता मुजरिम है। उसका जो पिछला मेजर गुनाह है, जिसकी कि उसे सजा मिलना अभी बाकी है, वो अमृतसर वाली डकैती है, जिसका इकबाल मौजूदा हालात में वो कर सकता है, कर चुका है। अपने साथ मेरा, सोहल का नाम भी जोड़ चुका है। फिर तो तुम्हारे पर पुलिस की फिर से नजरे इनायत होना महज वक्त की बात है। मायाराम को फिट करने के लिए ये लोग पंजाब पुलिस से उस डकैती की केस हिस्ट्री जरूर मंगवाएंगे। उस फाइल में मायाराम के साथ साथ तुम्हारी उंगलियों के निशान भी उपलब्ध हैं, जिनको पंजाब पुलिस पहले ही बकायदा आइडेंटिफाई कर चुकी है। तुम्हारी उंगलियों के निशान 7 राज्यों की पुलिस के पास हैं। 7 के पास ही है ना? हाँ, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, गोवा और राजस्थान। इसमें से मुंबई के रिकॉर्ड से अपनी उंगलियों के निशान उस केशव राव भोसले नाम के एफपी डिपार्टमेंट के हवलदार के जरिए तुमने खुद गायब करा लिए थे, और यहाँ दिल्ली में तुम्हारी ये खिदमत मैंने कर दी थी। अभी भी 5 और राज्यों की पुलिस के पास तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद हैं, और उनमें से पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड से वो निशान तो समझो कि बस दिल्ली पहुंचे ही पहुंचे। भाई मेरे, वो तुम्हारे खिलाफ ऐसा सबूत होगा जिसकी कोई काट न तुम निकाल पाओगे, ना तुम्हारा कोई हिमायती निकाल पाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। वो सुए के जख्म के निशान वाली बात भी तुम्हारे खिलाफ कोई कम खतरनाक नहीं थी। हैरानी है कि वो बात आज तक किसी और को न सूझी, न किसी बड़े गैंगस्टर को, न किसी पुलिस वाले को। सूझी तो मायाराम जैसे मामूली अक्ल वाले आदमी को सूझी। मानते हो ना कि वो भी तुम्हारी पक्की शिनाख्त का एक जरिया है? हाँ, पीछे थाने में उसकी पॉलिश महज इसलिए उतर गई क्योंकि उंगलियों के निशान न मिले, क्योंकि शुक्ला ने बड़ी खूबसूरती से तरह दे दी कि सोपोर में तुम स्टिलेटो से घायल हुए थे। पीछे जो कुछ हुआ उससे तुम हमेशा के लिए बरी नहीं हो गए और सिर पर मंडराते खतरे से बाहर नहीं हो गए। यूं समझो कि इस घड़ी तुम ऐसी पतंग हो जिसे लंबी डोर के सहारे छोड़ दिया गया हुआ है, लेकिन जिसकी डोर का सिरा अभी भी पुलिस के हाथ में है। लिहाजा वो जब चाहेंगे पतंग को वापस खींच लेंगे। ठीक, मायाराम को तुम चुप करा नहीं सकते। वो कहाँ चुप होगा अब? वो तो निश्चय किए बैठा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सो देयर। आपकी राय में मुझे अब क्या करना चाहिए? ये भी कोई पूछने की बात है। क्या करना चाहिए? गायब हो जाना चाहिए, वक्त रहते गायब हो जाना चाहिए। मैंने इतनी मुश्किल से दिल्ली में अपने पांव जमाए थे, बीवी की खातिर, बच्चे की खातिर। मेरी किस्मत में तो एक कुत्ते जैसी दूर दूर करती आवारागर्द जिंदगी लिखी हुई है। दिल्ली अभिलाषा थी कि इस जिंदगी की परछाई मेरी बीवी पर न पड़े, मेरे बच्चे पर न पड़े। लेकिन कहाँ होता है वो जो कि कोई सोच के रखता है। सोचे सोची न होवेई जे सोची लखवार। पांडे खामोश रहा। गुनाह के अंधड़ में खूंटे से उखड़े सोहल को आप ही ने कॉल बनाकर पुनर्स्थापित करके दिखाया था। अब आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊं? अभी ये अहम बात नहीं है कि कहाँ जाओ, अभी ये अहम बात है कि कहाँ न पाए जाओ। कहीं भी जाओ,
लेकिन दिल्ली से निकलो और ये कदम जितनी जल्दी उठाओगे उतने ही फायदे में रहोगे। मेरे ऊपर सुमन की जिम्मेदारी है, उसके क्या करूं? वो जिम्मेदारी तुमने खुद ओढ़ी है। वो जवान जहान बालिग लड़की है, अपने पैरों पर खड़ी है। वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेगी। उसे कहो कि वो वापस अपने कोविल हाउसिंग सोसाइटी वाले फ्लैट में जाके रहे और पूछे जाने पर यही कहे कि उसने अपनी मर्जी से वापस शिफ्ट किया था। वजह, गैलेक्सी के ऑफिस सारे हिंदुस्तान में हैं। वो कह देगी तुम्हारे किसी और शहर में, मसलन हैदराबाद में ही ट्रांसफर हो गई थी। अपनी नौकरी की वजह से वो तुम्हारे साथ जा नहीं सकती थी और पीछे मॉडल टाउन वाली कोठी में अकेले रहने के मुकाबले में अपने पुराने फ्लैट में रहना उसे ज्यादा सेफ लगा था। ये ठीक है, शुक्ला तुम्हारे हैदराबाद जाने की बात कर रहा था। वो कह देगा कि ट्रांसफर के बाद तुम वहां रहने के लिए कोई मकान वगैरह ठीक करने गए थे और फिर पता नहीं क्या हुआ था कि लौट कर ही नहीं आए थे। या ये कह देना कि दिल्ली का रहन सहन तुम्हें रास नहीं आया था। यहाँ नित नई परेशानियां थी। तुम्हारी बीवी तुम्हारे अक्सर टूर पर जाने से तंग थी, इसलिए तुमने वापस अपने होम टाउन सोपोर जाने का फैसला कर लिया था। आजकल विस्थापित कश्मीरी ब्राह्मण उधर वापस लौट भी रहे हैं। ये बेहतर रहेगा। लेकिन जो भी कहानी चुनो उसकी शुक्ला को खबर जरूर कर देना, ताकि वो भी वही बात कहे। मॉडल टाउन वाली कोठी का क्या करूं? उसके तुम कानूनी मालिक हो, बेच दो। यूं कोठी बेचकर पैसा खड़ा किया होना तुम्हारी सोपोर लौट जाने वाली कहानी से मैच भी करेगा। प्रॉपर्टी बेचने में टाइम लगता है। औने पौने में बेचना कबूल कर लोगे तो क्या टाइम लगेगा? तुमने कौन सा उसे रकम के लिए बेचना है या प्रॉफिट के लिए बेचना है? औने पौने में तो कोई ग्राहक नहीं लगेगा, तो देख लेना उसे कोई प्रॉपर्टी डीलर ही खरीद लेगा। मेरे बारे में आपसे पूछ हुई तो आप क्या कहेंगे? वही जो शुक्ला कहेगा। मैं उसके टच में रहूंगा। तुम इत्मीनान रखो, हम दोनों कोई जुदा बात नहीं कहेंगे। बहरहाल यहाँ से तो जाना ही होगा। हाँ, पत्ते की तरह डाल से टूटा, हालात की आंधी में उड़ता, अब कहाँ जाकर गिरूंगा। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। ऐसी कोई तुम्हारे साथ पहली बार नहीं बीत रही। पहले जो बीतती थी मेरे साथ बीतती थी, इस बार नीलम के साथ भी, सूरज के साथ भी। मियाँ बीवी दूध में बच्चे का नसीब साझा होता है, मांस से नाखून अलग नहीं किया जा सकता। विमल खामोश रहा। और फिर वो एक बहादुर इंसान की बहादुर बीवी है। सूरज शेर बच्चा है। उनकी वजह से तुम्हारी दुश्वारियों में कोई इजाफा नहीं होने वाला। पांडे ने हाथ बढ़ाकर उसका कंधा थपथपाया। सो देयर। विमल का सिर स्वयं सहमति में हिला। पांडे कुछ क्षण उसका चेहरा देखता रहा और फिर झिड़कता सा बोला, अरे ऐसी सूरमा और जाबाज कौम से ताल्लुक रखता है जो सरदार कहलाती है, फिर भी जज्बात की रौ में बह रहा है। ऐसा था तो नहीं लेना था पंगा। जब 10 से 5 की नौकरी करने वाले, मेहनत से रिजक कमाने वाले व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय बन ही गए थे, तो क्यों खबरदार शहरी बन बैठे? क्यों खड़े पैर उठ के खूनियों बलात्कारियों से जूझ पड़े? क्योंकि मैं जुल्म होते नहीं देख सकता, क्योंकि मैं मजलूम की तरफ से ये सोच के आंखें नहीं बंद कर सकता कि जो बीती थी मेरे साथ नहीं बीती थी। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मेरा धर्म मुझे जालिम का मददगार बनने की सीख नहीं देता। तब मैंने अपने गुरुओं की सीख पर अमल किया था, जो कहती है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। मैं दीन के हित में लड़ा। मेरे भाई पहले घर में चिराग जलाते हैं, फिर मस्जिद की सुध लेते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि जब तुम पर जुनून सवार होता है तो तुम घर की क्या अपनी सुध भी भूल जाते हो। इस वक्त तुम ऐसे किसी जुनून के हवाले नहीं हो, इसलिए तुम्हें नीलम की फिक्र है, सूरज की फिक्र है। देख लेना, नई जगह पर अभी तुमने 4 दिन चैन से नहीं गुजारे होंगे कि फिर कोई नया पंगा ले बैठोगे और फिर भूल जाओगे कि तुम्हारे पर अपनी बीवी की, अपनी औलाद की भी जिम्मेदारी है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। खबरदार शहरी बने सो बने, बीवी बच्चे को सोता छोड़कर वापस मुंबई क्यों खिसक गए? पिपलोनिया की मौत के बाद जब उसे खबरदार शहरी मान लिया गया था तो तुम्हारी वाली कहानी खत्म हो गई थी। फिर क्यों छलांग मारकर मुंबई पहुंच गए? वो मेरे फर्ज की पुकार थी, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जिसने पुकारा था वो कोई आप ही के जैसा मेहरबान और करीबी था। कभी आप भी पुकार कर देखना, सिर हथेली पर रखकर हाजिर होऊंगा। सिर दे दिया।
पांडे उपहासपूर्ण स्वर में बोला। तो बाकी क्या बचा? बाकी सिर बचा। सिर दिने सिर रहत है, सिर राखे सारी जाए। पांडे तत्काल संजीदा हुआ। अब जो कुछ करना है जल्दी करना है। विमल कार का अपनी तरफ का दरवाजा खोलता बोला। तो वक्त बर्बाद करना बेकार है, मैं यहीं उतर रहा हूँ। कहाँ जाओगे? मॉडल टाउन जाऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? मैं छोड़ के आता हूँ। जरूरत नहीं, मैं ऑटो कर लूंगा। फिर भी बोला ना, जरूरत नहीं। और फिर मैं वहां आपको साथ नहीं ले जाना चाहता। क्यों भला? क्योंकि अभी मैंने वहां भी एक कन्फ्रंटेशन से गुजरना है। किसके साथ? नीलम के साथ। विमल मॉडल टाउन पहुंचा। नीलम दौड़कर गले लगकर उससे मिली। उसकी पीठ थपथपाता विमल उसे दरवाजे से भीतर लाया। सूरज कहाँ है? वो बोला। सो रहा है। हमेशा सोता ही रहता है। नन्हा बच्चा सोता ही है। वो या तो भूख लगने पर उठता है या नेचर कॉल पर। नेचर कॉल? तू साली मिडिल फील्ड इतना फैंसी लफ्ज कहाँ से सीखी? सुमन से। और मैंने 100 बार बताया है, मैं मिडिल फील्ड नहीं, मिडिल पास हूँ। सुमन कहाँ है? मार्केट गई है सब्जी देने। ओह, मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, अभी नहीं। अभी बैठ मेरे सामने। जो हूँ सरदार जी। शाबाश। एक बात बताओ। 2 पूछ। तुम अभी सीधे मुंबई से आ रहे हो? क्यों पूछती है? एक कोई खसमा खाना कहता था कि तुम कई दिनों से दिल्ली में थे। ऐसा कहीं हो सकता है? एक बात मुझे भी बता। पहले मेरी बात का तो जवाब दो। देता हूँ, पहले तू बता। क्या? जानती है, पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहते हैं। हाँ, यानी कि पति का आधा अंग। हाँ, जो कि मैं हूँ। और पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। हाँ, कोई औरत 2 जनों का आधा अंग हो सकती है, उसके 2 परमेश्वर हो सकते हैं। कैसी बातें करते हो जी? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हो सकता हो तो डूब मरने का मुकाम है। डूब मरने का न सही, छुपाने लायक बात तो है ही। हाँ, इसलिए छुपाई। किसने? तुझे नहीं मालूम? कई क्षणों तक नीलम के मुंह से कुछ न फूटा। तो फिर वो दबे स्वर में बोली। पुलिस वाला तुम्हारी बाबत ठीक कहता था। विमल चुप रहा। कब से हो दिल्ली में? नीलम बोली। इतवार शाम से। घर न आने की वजह? मेरी अर्धांगिनी के सिर पर संकट था, जिसे दूर करना मेरा फर्ज था। मेरे होते उसे किसी संकट का मुंह देखना पड़े, ये मेरी मर्दानगी पर तोहमत है। संकट दूर हुआ, मैं आ गया। ओह, यानी कि वो मुसलमान भाई अपना वादा न निभा सका। कितने अफसोस की बात है कि जो बात मुझे अपनी अर्धांगिनी से मालूम होनी चाहिए थी, एक तीसरे शख्स से मालूम हुई। एक गैर ने अपना फर्ज समझा, अपने ने अपना फर्ज न समझा। वो रोने लगी। विमल ने उसे चुप कराने की कोशिश न की। वो बात जुबान पर लाने के काबिल नहीं थी। वो रोती हुई बोली। मेरा कलेजा हिलता था इस ख्याल से भी कि उसकी तुम्हें खबर लग सकती थी। यानी कि बात सच थी? नहीं, तू मेरी बीवी नहीं, मेरा बच्चा हरामी है। नहीं नहीं नहीं, वो बिलख कर बोली। भगवान के लिए इतना बुरा बोल न बोलो। मुझे जो कहना है कहो, सूरज को कुछ न कहो। जब तुझे कहूंगा तो सूरज को कहना जरूरी रह जाएगा। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। छुपाया कि मायाराम मुझे भगा कर लाया था। छुपाया कि चंडीगढ़ में मैं कॉल गर्ल का धंधा करती थी। जब मुझे तू हर सूरत में कबूल थी, तो ये बात क्यों छुपाई? इसलिए क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही कड़वा सच था। नहीं नहीं, यानी कि विमल ने मायाराम से हासिल हुई सभी तस्वीरें उसके सामने फेंकी। ये तस्वीरें झूठी है कि कहाँ से मिली? खुद मायाराम ने दी। ओह, झूठी हैं ये तस्वीरें? नहीं, तस्वीरें झूठी नहीं है, लेकिन ये जो कहती जान पड़ती है वो झूठ है। इनसे जो नतीजा निकलता है वो झूठा है, गुमराह करने वाला है। इसलिए इनका अस्तित्व तुम्हारे से छुपाना जरूरी था। छुपाए रख पाती? हाँ, वो पैसे का तलबगार था। मैं एक हद तक उसे पैसा देने को तैयार थी। उसके बाद या वो नहीं या मैं नहीं। तू खून कर देती उसका? हाँ, फिर तू जेल में होती, सूरज यतीम खाने में होता और मैं पागल खाने में होता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न होता। मैं ऐसा ना होने देती। न रोक पाती तो? वो खामोश हो गई। मैं रोक पाती। फिर वो बोली। एक निर्मल मन वाली सच्ची औरत की लाज रखते वाहेगुरु। सच्ची औरत इन तस्वीरों को झुठला रही है। सरदार जी, जो दिखाई देता है
हमेशा वो ही सच नहीं होता। मैंने कहा ना कि ये तस्वीरें झूठी नहीं है, इनसे निकलने वाला नतीजा झूठा और गुमराह करने वाला है। ऐसे पहेलियां बुझाने से बात मेरी समझ में नहीं आने वाली। ये तस्वीरें शादी की नहीं है। नहीं है? नहीं है। मायाराम की बातों में आकर मैं शादी का पाखंड करने के लिए, बल्कि यूं कहो कि तस्वीरें खिंचवाने के लिए तैयार हो गई थी। क्यों? वो मुझे भगाकर ले जा रहा था। मेरी मर्जी से मुझे भगाकर ले जा रहा था। मैं नाबालिग थी। वो मेरे से दुगनी से ज्यादा उम्र का था। बाप लगता था मेरा देखने में। कहता था इसी वजह से हिमाचल से मुंबई तक के रास्ते में जगह जगह पुलिस हमें तंग कर सकती थी और ऐसी नौबत आ सकती थी कि मुंबई तो हम क्या पहुंचते, रास्ते में ही पुलिस वाले उसे तो पीट के भगा देते या किसी फर्जी जुर्म के इल्जाम में हवालात में डाल देते। और मुझे मुझे वो फिर रोने लगी। आगे बढ़, विमल बेसब्रेपन से बोला। ऐसी नौबत आने से रोकने के लिए उसने वो तरकीब ली। वो मुझे ये गलत पट्टी पढ़ाने में कामयाब हो गया कि अगर हम झूठ मूठ की शादी की 2-4 तस्वीरें खिंचवा लेते तो वो ही सबूत होती इस बात का कि हम पति पत्नी थे। मैं कर्मा मारी उसकी बातों में आ गई और वो तस्वीरें खिंचवा बैठी। बस इतनी सी बात है उन तस्वीरों के पीछे। हाँ, उन तस्वीरों की तो मुझे क्या याद रहती। मैं तो मायाराम को भी चंडीगढ़ वाली उस वारदात के बाद से कब का भूल चुकी थी, जबकि पिछले महीने वो गोली बजना प्रेत की तरह मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ये तस्वीरें देख के मेरे छक्के छूट गए। मेरे दिल ने तब यही गवाही दी कि मेरे सरदार जी को इन तस्वीरों की खबर नहीं लगनी चाहिए थी। खबर लगती तो तुम कूद कर उसी नतीजे पर पहुंचते जिसका कि मुझे अंदेशा था, जिस पर कि मैं देख रही हूँ कि तुम पहुंचे हुए हो। ऊपर से मायाराम नाम का वो महाहरामी, महाचालाक आदमी ऐसे दीनहीन अपाहिज की तरह गिड़गिड़ाता, फरियाद करता पेश आया था कि मैं समझी थी कि वो माली इमदाद का ही अभिलाषी था, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो बाद में मुझे पता चला कि सब उसकी चालाकी थी, ड्रामा था। एक बार उससे दबकर तब तक मैं ही ब्लैकमेल का वो सिलसिला ऐसा स्थापित कर चुकी थी कि वो शेर हो गया था। मैं समझी थी कि कुत्ते को हड्डी डालूंगी तो वो चुप हो जाएगा और फिर दुम दबा के चला जाएगा, लेकिन वो हड्डी से चुप हो जाने वाला कुत्ता ना निकला। वो तो ज्यादा भौंकने लगा, काटने की धमकी देने लगा। मैंने फिर भी उसे बर्दाश्त किया। इसी वजह से 2 बार मुबारक अली से पैसा लेना पड़ा, लेकिन सिलसिला काबू में आने की जगह ऐसा बिगड़ा कि बिगड़ता ही चला गया। यही समझ में आना बंद हो गया कि आखिर हो क्या रहा था। आखिरकार नौबत खून खराबे तक पहुंची, लेकिन फिर पता लगा था कि खून मेरे हाथों नहीं हुआ था, हो ही नहीं सकता था। घर में असली गोलियों की जगह नकली गोलियां मैंने रखी थी। यहाँ खुदा कर, हाँ, मैं घर में होती तो, सुमन घर होती तो। उसने गौर से विमल की सूरत देखी और फिर बोली, ओह, तो ये बात है। क्या बात है? वो छोकरी भी तुम्हारी तरफ थी, तुमसे मिली हुई थी? हाँ, मुझे उस पर शक होना चाहिए था। जैसे वो ट्रंक हाथ से निकल गया बताती थी, उससे नहीं तो जैसे उसे थाने से वापस क्लेम कर लाई थी, उससे तो होना ही चाहिए था। उसने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। गोलियां क्यों बदली? क्योंकि मुझे यकीन था कि तू रिवॉल्वर लेकर खून करने चल देगी। लेकिन खून तो हुआ, वो तो है। किसने किया? तब विमल पहली बार मुस्कुराया। हे भगवान! नीलम विस्फारित नेत्रों से उसे देखती बोली, तुमने? क्या नई बात है? क्या पहली बार किया? लेकिन वो आदमी मेरी आंखों के सामने तेरी इज्जत लूटने पर आमादा था। मैं उसे कैसे छोड़ देता? तुम वहां थे? हाँ, वो सारा कुचक्र ही तुम्हारा रचा हुआ था। हाँ, मेरी खातिर। हाँ, फिर भी तुम्हें यकीन था कि शादी की बाबत मायाराम जो कहता था सच था। यकीन अपनी जगह था और अपनी भार्या के लिए मेरा फर्ज अपनी जगह था। मैंने माता वैष्णो देवी के सामने तुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया था। मैंने तुझे अपना आधा अंग माना था। अपने अंग की रक्षा करना मेरा फर्ज था। कोई अपनी मर्जी से अंग भंग होने नहीं दे सकता। तुमने मेरी खातिर खून किया? एक ब्लैकमेलर का, एक बलात्कारी का। मैं तेरी खातिर 100 खून कर सकता हूँ। मैं तेरी खातिर दुनिया मिटा सकता हूँ। वो फिर रोने लगी। विमल ने उसे रोने दिया। वो कहता रहा, वो कमीना मुझे
पूरी तरह से विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया था कि तेरी नादानी में ही सही उसने तेरे से शादी की थी। उन हालात में उसका वही इलाज था जो मैंने किया। मैं उसे कत्ल के झूठे इल्जाम में न फंसाता तो वो कभी मुझे शादी के वो सबूत न सौंपता जो कि उसके पास थे। सबूत? इन तस्वीरों के नेगेटिव, किसी पंडित उपाध्याय का जारी किया हुआ शादी का सर्टिफिकेट। वो उसने तुम्हें सौंप दिए? हाँ, और मैंने नष्ट भी कर दिए। वो पंडित से झूठा सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर पाया? तब तो ये बात मेरी समझ से बाहर थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि उसने क्या किया होगा। या तो रुडजाने ने पंडित के मुंह पर चांदी का जूता मारा होगा, या फिर क्या पता उस पंडित का उस सर्टिफिकेट से कुछ लेना देना ही ना हो, वो उसने खुद ही लिख लिया हो। ये के मिडल पास वाली बात। तब पहली बार नीलम के होठों पर हंसी आई। लेकिन ऐसा नहीं था, विमल बोला। कैसा नहीं था? वो सर्टिफिकेट मायाराम ने खुद नहीं लिखा था। मैंने तस्दीक कराई है इस बात की कि वो सर्टिफिकेट उस पंडित की हैंडराइटिंग में ही था। फिर तो पैसे की खातिर ही ईमान बेचा खसमा खाने ने। हाँ, विमल ने नीलम की गोद में से तस्वीर उठाई और जेब से लाइटर निकालकर उन्हें सुलगा दिया। ये तस्वीरें अब नहीं दिखाई देनी चाहिए। नीलम ने सहमति में सिर हिलाया और फिर कातर भाव से बोली, सरदार जी, अब अपनी जुबानी मुझे ये कह के तसल्ली तो दे दो कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया है। मुझे सदा ही तेरे पर यकीन है, लेकिन तूने जो हरकत की बहुत गलत की, बहुत नाजायज की। तेरी उस हरकत की वजह से ही मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद मायाराम की शादी वाली बात सच थी, और फिर सीधे कान पकड़ने की जगह मुझे गर्दन की तरफ से हाथ घुमाकर कान पकड़ने की विकट तरकीब सोचनी पड़ी। मैं क्या करती? खसमा खाने ने मेरे पर ऐसा एकाएक हल्ला बोला था कि मेरी मत मारी गई थी। ऊपर से मुबारक अली के आगे नाक नीची हुई। उसे वादा निभाना चाहिए था, मेरा राज राज रखना चाहिए था, तुम्हें खबर नहीं करनी चाहिए थी। जरूर करनी चाहिए थी। ना करता तो मैं समझता कि जैसी अहमक तू थी वैसा ही अहमक वो था। वो तेरे से भी ज्यादा अनपढ़ है, लेकिन सयाना निकला। एकदम सही कदम उठाया उसने। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगा। अब मेरी तरफ से मन साफ है तुम्हारा? हाँ, लेकिन मेरा वाहिगुरु जानता है कि जब पहली बार उन तस्वीरों पर मेरी निगाह पड़ी थी तो कैसे मेरा खून खौला था, कैसे मैं अंगारों पर लौटा था, कैसे मेरा दिल चाहा था कि मैं मायाराम को भी मार डालूं, तुझे भी मार डालूं और खुद भी मर जाऊं। हाय रब्बा, सूरज का ना सोचा, तब ना सोचा। तुम मेरे से इतनी मोहब्बत करते हो? तेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। नीलम के फिर आंसू बह निकले। उसने खींचकर विमल को अपने कलेजे से लगा लिया। एक बात याद रखना, आइंदा जिंदगी में काम आएगी। क्या? नीलम बोली। पति पत्नी का सुख दुख साझा होता है, उनमें कोई दुई का भेद नहीं होता, उनमें कोई पर्दादारी नहीं होती। एक जना दूसरे का पूरक होता है। इसलिए मैं समझ गई सरदार जी, जो गलती इस बार हुई आइंदा कभी नहीं होगी। मैं माता भगवती भवानी की कसम खाकर कहती हूँ। अब तुम भी मेरे दिल की तसल्ली के लिए एक बार दो लफ्ज कह दो। कौन से? खता माफ। ठीक है, माफ। नीलम ने और कसकर विमल को अपने साथ लिपटा लिया। तभी पीछे हल्की सी आहट हुई। दोनों ने घूमकर देखा। दरवाजे पर सब्जी के दो झोले उठाए सुमन खड़ी थी। मैंने कुछ नहीं देखा, वो हंसती हुई बोली। मेरी आंखें बंद हैं। बंद ही रख, नीलम मुदित मन से बोली। खोली तो खून कर दूंगी। जो हुक्म। विमल ने जबरन उसे अपने से अलग किया और धीरे से बोला, अभी दुश्वारियों की मुकम्मल दास्तान खत्म नहीं हो गई। हम गुनहगार बंदों के वाहे गुरु के दरबार में अभी बहुत इम्तिहान बाकी हैं। अभी और भी? नीलम के मुंह से निकला। हाँ, अब क्या हुआ? अब इस शहर से हमारा दाना पानी उठ गया। समझ लो ये नीड़ नष्ट हो गया और एक नए नीड़ के निर्माण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ पड़ी। हाय राम, अब क्या हुआ? विमल बताने लगा। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।